अरे, तुम वहां क्या कर रही हो? हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवा के शोर को चीरती हुई एक तीखी चीख उसके कानों से टकराई। लेह लद्दाख, यहां की हवा को केवल ठंडा कहना उसके साथ नाइंसाफी होगी। यह एक ऐसा दर्द था मानो हजारों बर्फीली सुइयां त्वचा को एक साथ छेद रही हों। दोपहर के 2 बजे का ही समय था, लेकिन आसमान में धुंध हल्का छा गया था, मानो किसी भी पल भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी। सेना की 13वीं माउंटेन डिवीजन, जिसे त्रिशूल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, कि मेजर जनरल अनन्या सिंह ने धीरे से अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी। उनकी फील्ड जैकेट का कॉलर ठुड्डी तक छचा हुआ था और एक पुरानी गर्म टोपी ने उनके माथे को ढक रखा था, जिससे उनका आधा चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। वह रेजिमेंटल मुख्यालय की इमारत के पीछे एक सुनसान कोने में खड़ी थीं, जहां सैनिक कैंटीन से बचा हुआ खाना फेंकने या कुछ पल की शांति के लिए आते थे। बहरी हो क्या? यहां आओ। दोबारा आई हुई चिचिची आवाज का मालिक एक अधे उम्र का तोंद वाला आदमी था। अखाकर चलते हुए उसकी ओर आते हुए उसके कंधों पर कर्नल का रैंक चमक रहा था। कर्नल विक्रम राणा। अनन्या के यहां आने से पहले ही उसने इस कुख्यात नाम के बारे में सुन रखा था। वह यूनिट में एक राजा की तरह रहता था और अपने अधीनस्थों को अपने नौकरों की तरह इस्तेमाल करता था। अनन्या बिना कोई जवाब दिए उसे घूरती रही। उसकी आंखें लेह की सर्दियों से भी ज्यादा ठंडी और गहरी थीं। पैरा एसएफ विशेष बल में अपने दिनों के दौरान जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए अभियानों में उसने अनगिनत दुश्मनों की आंखों का सामना किया था, लेकिन सामने खाए इस लालची आदमी की आंखें उसे ज्यादा घृणित लग रही थीं। विक्रम ने अपनी पुकार पर तुरंत न आने वाली इस अनजान महिला अधिकारी को देखकर अपनी भौहें सिकोहीं। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। ढीली ढाली फील्ड जैकेट के कारण रैंक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस काराके की ठंड में रेजिमेंट मुख्यालय के पीछे एक युवा महिला अधिकारी, उसके दिमाग की बत्ती बहुत ही सरल और संकीर्ण तरीके से जली। शायद वही नई नर्स होगी जिसके आने की बात चल रही थी। उसे कुछ दिन पहले डिवीजन मेडिकल कोर से एक नई नर्सिंग अधिकारी के आने की रिपोर्ट याद आई। विक्रम के होठों पर एक भद्दी मुस्कान तैर गई। वह वैसे भी ऊब रहा था और यह उसके लिए एक अच्छा मनोरंजन था। वह एक बड़ा कदम उठाकर अनन्या के ठीक सामने खड़ा हो गया। सिगरेट की तीखी गंध और इंस्टेंट मसाला चाय की अजीब मीठी महक का एक झोंका आया। तो तुम ही नई नर्सिंग अफसर हो? रिपोर्ट करने के बजाय यहां मटर गश्ती कर रही हो? विक्रम की आवाज में सत्ता का अहंकार भरा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि सामने वाली डर जाएगी, कांपते हुए अपना रैंक और नाम बताएगी, लेकिन अनन्या टस से मस नहीं हुई। वह बस अपनी जेबों में हाथ डाले भावहीन चेहरे से उसे देखती रही। जब किसी सीनियर को देखो तो सैल्यूट करना चाहिए। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। आजकल की महिला अधिकारी ऐसी ही होती हैं। विक्रम ने उंगली दिखाते हुए अपनी आवाज ऊंची की। पास से गुजर रहे कुछ सैनिक डरकर उसे देखने लगे और फिर जल्दी से सिर झुकाकर चले गए। ऐसा लग रहा था कि इस यूनिट में हर कोई जानता था कि विक्रम राणा को नाराज करना आत्महत्या करने जैसा है। अनन्या ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे एक नर्सिंग अधिकारी समझ लिया जाएगा, लेकिन यह उसके लिए अच्छा ही था। वह डिवीजन कमांडर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले यूनिट का असली चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर बिना किसी सहायक के और अपना रैंक छिपाकर अकेले आई थी। और परिणाम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा, बल्कि कहीं ज्यादा बदतर था। माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? अनन्या के मुंह से निकले शब्द विक्रम की उम्मीदों से बिल्कुल परे थे। एक नीची, शांत, लेकिन अजीब तरह से री की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली आवाज। विक्रम एक पल के लिए भौंचक्का रह गया, फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। एक जूनियर अधिकारी, और वह भी एक जवान लड़की, की हिम्मत कैसे हुई कि वह आसमान जैसे रेजिमेंटल कमांडर से पूछे कि वह कौन है? क्या कौन हूं मैं? हां, हद हो गई। अरे, तुम मेरा चेहरा नहीं जानती? मैं विक्रम राणा हूं, इस रेजिमेंटल का मालिक। विक्रम गुस्से से फुफकारते हुए अनन्या के कंधे पर धक्का मारा, लेकिन अनन्या एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़ी रही। बल्कि धक्का विक्रम के हाथ को ही लगा। ठोस मांसपेशियों से बना उसका शरीर जैसा दिखता था, वैसा बिल्कुल नहीं था। विक्रम अपनी उंगलियों पर महसूस हुई कठोरता से एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर गुस्से ने उसकी शंका को दबा दिया। क्या तुम सच में पागल हो गई हो?
तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाओ। क्या तुम मिलिट्री जेल जाने के लिए मरी जा रही हो? वह चीखते हुए चारों ओर देखने लगा, लेकिन बर्फीली हवा के तेज शोर में उसकी चीखें खोखली होकर बिखर गईं। मौसम बहुत ठंडा है, आपको अंदर जाना चाहिए। अनन्या अभी भी शांत थी। उसका रवैया ऐसा नहीं था कि वह उसे नजरअंदाज कर रही हो, बल्कि ऐसा था जैसे वह उसे जवाब देने लायक भी नहीं समझती। इस बात ने विक्रम के अहंकार को और भी बुरी तरह से चोट पहुंचाई। तुम्हारा नाम क्या है? अपना रैंक और नाम बताओ तुरंत। जैसे ही विक्रम चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, अनन्या ने अपना सिर थोहा झुकाया। उसकी गर्म टोपी के नीचे से उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक कौंधी। यह एक शिकारी की तरह की चमक थी जो अपने शिकार की गर्दन पर झपटने को तैयार हो। यह वही चमक थी जो पैरा एसएफ में आतंकवादियों को काबू करने से ठीक पहले उसकी आंखों में दिखाई देती थी। यह एक बात है। नमस्कार कालीन कारी लाम करें चाय। विक्रम ने अचानक अपना विषय बदल दिया। गुस्से से हाँफते हुए उसने अचानक एक घटिया भाव के साथ आदेशात्मक लहजे में कहा, ठीक है, अच्छा, अभी मैं जल्दी में हूं, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। इसके बदले मेरे कमरे में चाय लेकर आओ, 2 चम्मच चीनी और क्रीम, एकदम मीठी, और आकर घुटनों पर बैठकर ठीक से माजी मांगो, वरना समझ लेना कि तुम्हारी सेना की नौकरी आज ही खत्म। वह मानता था कि उसके शब्द ही कानून और सच्चाई हैं। एक नर्सिंग अधिकारी, वह भी जिससे वह पहली बार मिल रहा था, के साथ एक निजी कैफे के कर्मचारी जैसा व्यवहार करना। अनन्या के दिमाग में एकत्रित जानकारी तेजी से व्यवस्थित हो रही थी। सैनिकों का डरा हुआ रवैया, कमांडर का अहंकार और घमंड, नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करने वाला व्यवहार। यह केवल एक व्यक्ति का भटकाव नहीं था, बल्कि एक घातक ट्यूमर था जो पूरी यूनिट को ससा रहा था। चाय? अनन्या धीरे से बुदबुदाई। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? बाहरी भी हो गई हो क्या? जल्दी जाओ और चाय लेकर आओ। विक्रम ने अपनी कलाई पर बंधी सोने की घजी को दिखाते हुए हिलाया। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद आलस का समय। वह अपनी शक्ति की पुष्टि करने के लिए बेचैन था। अनन्या धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी। विक्रम ने सोचा कि वह चुपचाप उसके आदेश का पालन करने जा रही है और गर्व से अपना सीना फुला लिया। लेकिन अनन्या की नजर विक्रम के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी बाईं छाती पर लगे नेम प्लेट पर टिकी थी। विक्रम राणा। उसने अपने मन में उस नाम को स्पष्ट रूप से अंकित कर लिया, जैसे कोई अपनी डायरी में किसी का नाम लिख रहा हो, ठंडा और भावहीन। फिर उसने अपनी आंखें उठाकर सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में न तो कोई डर था और न ही कोई सम्मान, केवल एक ठंडी अवमानना थी, जैसे वह किसी बेकार चीन को देख रही हो जिसे बस फेंका जाना है। कल मिलते हैं, कर्नल विक्रम राणा। अनन्या ने संक्षेप में एक वाक्य कहा और मुड़ गई। क्या कल? अरे अरे, कहां जा रही हो? मैंने चाय लाने को कहा। विक्रम पीछे से चिल्लाता रहा, लेकिन अनन्या ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके कदम सधे हुए और अनुशासित थे। बर्फ से ढके परेड ग्राउंड को पार करती हुई उसकी पीठ का दृश्य बर्फीली आंधी में भी एक द्रिमपे की तरह अडिग लग रहा था। विक्रम ने अवाक होकर उसकी पीठ को देखा, फिर जमीन पर थूक दिया। एक ढीठ औरत। कल देखते हैं। कल मैं तुम्हारी आंखों से खून के आंसू निकलवाऊंगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके कहे शब्दों का क्या परिणाम होगा। कल नए डिवीजन कमांडर का नियुक्ति समारोह था और उसने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन के लिए फंदा मजबूती से तैयार कर लिया था। अनन्या रेजिमेंट के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर अपनी इंतजार कर रही जीप की ओर बढ़ी। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर पिछला दरवाजा खोला। ठंडी लेदर की सीट पर बैठते ही उसका तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि और भी तीखी लड़ने की इच्छा जाग उठी। खिड़की के बाहर त्रिशूल डिवीजन का दृश्य वीरान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस सुनसान परिदृश्य के पार कल होने वाले तूफान के संकेत दिखाई दे रहे थे। मैम, कहां चलना है? ड्राइवर के सतर्क सवाल पर अनन्या ने अपनी गर्म टोपी उतारी। उसके बालों के बीच से दिखने वाला उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान थी। डिवीजन मुख्यालय चलो, बहुत तैयारी करनी है। वह खिड़की के बाहर दूर होती रेजिमेंट की इमारत को तिरछी नजर से देखते हुए धीरे से बुदबुदाई। विक्रम राणा, याद रखूंगी वह चाय, कल तुम्हें बहुत गर्म मिलेगी। जीप बर्फीले रास्ते को चीरती हुई दूर चली गई।
लेह में दोपहर के 3 बजे स्लेटी आसमान से आखिरकार बर्फ के पाहे गिरने लगे थे। यह त्रिशूल डिवीजन पर आने वाले विशाल खूनी तूफान का पूर्वाभास था। अनन्या की उंगलियां अनजाने में लेदर की सीट को थपथपा रही थीं। यह एक शिकारी द्वारा अपने शिकार पर निशाना साधने और ट्रिगर दबाने से ठीक पहले की उलटी गिनती की तरह महसूस हो रहा था। उसके शब्दकोश में माझी जैसा कोई शब्द नहीं था, खासकर उन से लोगों के लिए जो वर्दी पहनकर एक सैनिक के सम्मान को कलंकित करते थे। पैरा एसएफ में उसके दिनों के दौरान उसका उपनाम काली था। एक ऐसी जिद्दी इंसान जो एक बार किसी शिकार को पकड़े तो उसकी हड्डियां तक चबा जाती थी। कल विक्रम राणा को दर्दनाक तरीके से एहसास होने वाला था कि वह काली एक किंवदंती क्यों बन गई थी। कार की खिड़की के बाहर बर्फबारी तेज हो गई। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कल होने वाले नियुक्ति समारोह के मंच पर के दृश्य की कल्पना की। उसके सामने खाए सैनिक और सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा विक्रम राणा। उसके डरे हुए, कांपते हुए चेहरे की कल्पना करते ही उसके सीने में दबी हुई घुटन थोड़ी कम होती महसूस हुई। युद्ध शुरू हो चुका था, एक खामोश युद्ध, लेकिन यह किसी भी लाई से ज्यादा क्रूर और निर्मम प्रतिशोध का समय होने वाला था। लद्दाख के लेह में सुबह का मतलब सिर्फ सूरज का उगना नहीं था। यह वह दर्दनाक समय था जब रात भर जमी हुई धरती चीखते हुए जागती थी। सुबह 9 बजे 13वीं माउंटेन डिवीजन मुख्यालय के विशाल परेड ग्राउंड में एक तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवा झंडे पर लहराते यूनिट के ध्वज पर बेरहमी से वार कर रही थी, लेकिन परेड ग्राउंड पर खड़े हजारों सैनिकों में कोई हलचल नहीं थी। केवल उनके मुंह से निकलती सफेद भाप ही इस बात का सबूत थी कि यहां जीवित प्राणी मौजूद हैं। आज 50वें डिवीजन कमांडर का नियुक्ति समारोह था। मंच के ठीक नीचे, जहां रेजिमेंटल कमांडरों की कतार थी, सबसे आगे कर्नल विक्रम राणा खसा था। वह ठंड से अपने कंधों को सिकोजे हुए था और अपने सहायक ऑपरेशन ऑफिसर से चिच्चे स्वर में बवा रहा था। धत्तेरे की, मौसम कितना खराब है। नया डिवीजन कमांडर कौन सा महान व्यक्ति है जो इस मौसम में खुले में समारोह कर रहा है? ऑडिटोरियम किस लिए है? विक्रम ने आदतन हमीन पर थूकने की कोशिश की, लेकिन आसपास की नजरों को देखकर उसे निगल लिया। कल मिली उस ढीठ नर्सिंग अधिकारी के बारे में सोचकर वह रात भर सो नहीं पाया था, जिससे उसका सिर दर्द कर रहा था। उस घमंडी लाड़की को आज समारोह खत्म होने के बाद मैं मेडिकल कोर के कमांडर को निचोकर भी उसे अपने सामने घुटनों पर टिकवाऊंगा। उसने अपने दांत भींच लिए, जिस तरह उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर कल मिलते हैं कहा था। वह दृश्य उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वह उन लोगों में से था जिन्हें घमंडी लोगों को शुरुआत में ही कुचलने पर ही शांति मिलती थी। सर, आपकी टाई थोड़ी टेढ़ी है, सहायक ने धीरे से फुसफुसाया। विक्रम ने चुपकर हाथ हिलाया। अरे छोहो, कौन देख रहा है? वैसे भी सुना है नया डिवीजन कमांडर एक औरत है। एक औरत क्या जानेगी? वह बस मुख्यालय के आदेशों पर दस्तखत करती रहेगी और चली जाएगी। कहते हैं कि वह पैरा एसएफ से है, लेकिन यह सब बकवास होगा। एक औरत और स्पेशल फोर्स से? असंभव। उसकी आवाज में गहरी जछें जमा चुकी पुरुषवादी श्रेष्ठता और अहंकार झलक रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके जूते खींच से सने थे या उसकी वर्दी की पैंट पर सलवटें पटी थीं। वह मानता था कि इस यूनिट का असली बॉस वही है। सुबह 9:50 बजे डिवीजन कमांडर साहिबा पधार रही हैं। उद्घोषक की गूंजती आवाज परेड ग्राउंड में फैल गई। मिलिट्री बैंड ने एक भव्य धुन बजानी शुरू कर दी और सभी सैनिकों की नजरें परेड ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर टिक गईं। एक काले रंग की कमांडर की सेडान कार फिसलती हुई आई और मंच के बगल में आकर रुकी। विक्रम ने उदासीन भाव से उस दृश्य को देखा। ड्राइवर उतरा और पिछला दरवाजा खोला। सबसे पहले एक चमकता हुआ काला बूट बाहर आया, फिर एक चाजू की धार की तरह इस्त्री की हुई वर्दी की पैंट और उसके ऊपर एक बेदाग वर्दी की जैकेट दिखाई दी। सुबह 10:00 बजे आखिरकार नई डिवीजन कमांडर कार से पूरी तरह बाहर निकली और मंच की ओर बढ़ने लगी। सर्दियों की धूप उसके कंधों पर चमक रही थी। विक्रम के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, उसे लगा कि वह कोई भ्रम देख रहा है। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा, लेकिन मंच की सीढ़ियां चौड़ रही वह महिला निश्चित रूप से वही थी
जिसे उसने कल इतनी बुरी तरह से अपमानित किया था। पुरानी फील्ड जैकेट के बजाय उसने एक पूरी तरह से फिट वर्दी पहनी थी और ढीली ढाली गर्म टोपी के बजाय उसने एक स्टार प्लेट वाली पीक कैप पहनी थी। लेकिन उसकी ठंडी आंखें और दृढ़ होंठ वही थे, और सबसे निर्णायक रूप से उसके दोनों कंधों पर कर्नल के रैंक से कहीं ज्यादा बबे और चमकीले 2 सितारे लगे हुए थे। मेजर जनरल, डिवीजन कमांडर, यह नहीं हो सकता। विक्रम के चेहरे से खून उतर गया। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि खशा रहना मुश्किल हो रहा था। कल उसके कहे शब्द एक खंजर की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। अरे नई नर्सिंग अफसर, चाय लेकर आओ, मेरे कमरे में आओ। 2 चीनी, 2 क्रीम। घुटनों पर बैठकर ठीक से माजी मांगो यादों के टुकचे एक तूफान की तरह उमड़ पड़े। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि बगल में खड़े सहायक को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। उसे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि उसने डिवीजन कमांडर को चाय लाने के लिए कहा, उससे बदतमीजी की और यहां तक कि उसे घुटनों पर बैठने की धमकी भी दी। यह केवल अनुशासनहीनता नहीं थी, यह सचमुच में अपनी मौत को दावत देना था। अनन्या सिंह मंच के बीच में खड़ी हुई। सलामी लेने से पहले उसने धीरे धीरे परेड ग्राउंड का जायजा लिया। हजारों सैनिकों को देखती हुई उसकी नजरें तेज थीं, और उसकी नजरें मंच के ठीक नीचे पहली पंक्ति में जहां विक्रम खसा था आकर रुक गईं। अनन्या के होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान उभरी। यह वही डरावनी मुस्कान थी जो उसने कल रेजिमेंट की इमारत के पीछे दिखाई थी। उस नजर से मिलते ही विक्रम को एक घुटन भरा डर महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल सांप के सामने एक मेंढक हो। यूनिट सावधान। डिवीजन कमांडर को सलामी शस्त्र त्रिशूल का गगनभेदी नारा लेह के मैदानों को हिला गया। विक्रम ने अनजाने में हाथ उठाकर सलामी दी, लेकिन वह अपने हाथों की कंपकंपी को रोक नहीं पाया। ठंडे पसीने की एक धारा उसकी पीठ से नीचे बह रही थी, जिससे उसके बनियान भीग गए। 0 से 15 डिग्री नीचे का तापमान भी उसे पसीने से तरबतर होने से नहीं रोक सका। अनन्या ने सलामी का जवाब दिया और माइक के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना तैयार किया हुआ भाषण का कागज नहीं खोला। इसके बजाय उसने कागज को बंद कर दिया और एक ठंडी धातु जैसी आवाज में बोलना शुरू किया। 13वीं माउंटेन डिवीजन के जवानों और अधिकारियों, मैं मेजर जनरल अनन्या सिंह हूं। स्पीकर से आती उसकी आवाज सूखी लेकिन दमदार थी। मैं आज यहां आप लोगों से मीठे वादे करने नहीं आई हूं। एक सैनिक को सैनिक की तरह होना चाहिए और एक कमांडर को कमांडर की तरह। लेकिन कल मैंने जो हमारी यूनिट का हाल देखा वह निराशाजनक था। परेड ग्राउंड पर एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। सैनिक और अधिकारी सभी तनाव में थे। उन्होंने पहले कभी किसी कमांडर को नियुक्ति समारोह में इस तरह की सीधी बात करते नहीं देखा था। रैंक को शक्ति समझने वाले, अपने अधीनस्थों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करने वाले और अनुशासन को भंग करने वाले लोग इस यूनिट में परजीवी की तरह रह रहे हैं। अनन्या की नौहरें एक बार फिर विक्रम पर जा टिकीं। विक्रम अपना सिर नहीं उठा सका। वह चाहता था कि कमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। मैंने पैरा एसएफ में सेवा करते हुए सीखा है, दुश्मन केवल बाहर नहीं होता जो अंदर से सता है। मदद अखरकारी होता नजरहाल, ये सना था कारहाल। वह ज्यादा खतरनाक दुश्मन होता है। मैं आज से उस अंदरूनी दुश्मन को निकालने का ऑपरेशन शुरू करूंगी। ऑपरेशन, यह शब्द विक्रम के कानों में मौत की ससा की तरह गूंजा। अनन्या एक पल के लिए रुकी। वह छोटी सी खामोशी विक्रम के लिए अनंत काल की तरह महसूस हुई। एक बहुत बहादुर अधिकारी भी है जिसने पहली ही मुलाकात में अपने सीनियर को नहीं पहचाना और चाय लाने का आदेश दे दिया। वह चाय लाने का आदेश दे दिया। परेड ग्राउंड में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। क्या सच में? डिवीजन कमांडर के साथ ऐसा पागलपन किसने किया? कानाफूसी हो रही थी। विक्रम का चेहरा अब सफेद से मिट्टी के रंग का हो गया था। उसके पैरों में जान नहीं बची और वह लसखाने लगा, जिससे बगल में खसा दूसरा रेजिमेंटल कमांडर उसे आश्चर्य से देखने लगा। मैं उस चाय का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। देखता हूं कि वह कितनी मीठी होगी। अनन्या ने विक्रम को घूरते हुए अपनी बात पूरी की। नियुक्ति भाषण बस इतना ही था, छोटा, शक्तिशाली और किसी के लिए नरक की शुरुआत की घोषणा। समारोह के बाद अनन्या मंच से नीचे उतरी। अधीनस्थ कमांडर उससे हाथ मिलाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे। विक्रम भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर हमीन से चिपक गए थे।
जैसे जैसे उसकी बारी नजदीक आ रही थी, उसका दिल फटने को हो रहा था। अनन्या ने पहले रेजिमेंटल कमांडर से हाथ मिलाया, फिर दूसरे, तीसरे को पार करते हुए आखिरकार विक्रम के सामने आंख आई हुई। वर्दी में उसका रूप कल के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। उसकी छाती पर लगे अनगिनत मेडल और सम्मान इस बात का सबूत थे कि उसने कितने खूनी मैदानों से गुजरकर यह मुकाम हासिल किया है। कर्नल विक्रम राणा। अनन्या ने पहले उसका नाम पुकारा। त्रिशूल रेजिमेंट का कमांडर कर्नल विक्रम राणा। विक्रम ने एक फटी हुई आवाज में अपना रैंक और नाम बताया। उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। अनन्या ने हाथ मिलाने के लिए नहीं बढ़ाया, वह बस ठंडी आंखों से उसे नीचे देखती रही। कल तो तुम बहुत बदतमीजी कर रहे थे, आज इतना क्यों कांप रहे हो? क्या ठंड की वजह से, या फिर? उसने थोड़ा झुककर विक्रम के कान में धीरे से फुसफुसाया। यह एक ऐसी फुसफुसाहट थी जिसे आसपास के लोग नहीं सुन सकते थे, केवल विक्रम के लिए थी। क्या तुम इसलिए निराश हो कि मैं एक नर्सिंग अफसर नहीं हूं? मैम, मैं सच में नहीं जानता था। विक्रम ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बांह अकन गई और शब्द ठीक से नहीं निकल रहे थे। चुप रहो, अनन्या ने उसकी बात काट दी। बहाने मिलिट्री कोर्ट या अनुशासनात्मक समिति में सुनाना। अभी तुरंत मेरे दफ्तर में आओ, और आते समय तुम जानते हो क्या लाना है? चाय। वह ठंडेपन से मुस्कुराई। 2 चीनी 2 क्रीम। अगर स्वाद में रा भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवाकर उस कांटेदार तार पर टांग दूंगी। अनन्या ने जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ गई। उसके पीछे चलते हुए स्टाफ अधिकारियों के कदमों की आवाज दूर होती गई। अकेला रह गया विक्रम लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। हवा एक सीटी की तरह उसके कानों से गुरी। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। अब तुम खत्म हो गए। आसपास के दूसरे रेजिमेंटल कमांडर फुसफुसाते हुए उसे देख रहे थे। जो लोग तेज दिमाग के थे, उन्होंने स्थिति को भांप लिया था और उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। कल तक जो यूनिट का राजा था, वह एक ही रात में सासे हुए मांस की तरह हो गया था। विक्रम ने कांपते हाथों से अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा, लेकिन पोंछने के बाद भी पसीना रुक नहीं रहा था। खत्म हो गया। उसके दिमाग में बस यही एक ख्याल था, लेकिन वह नहीं जानता था यह केवल अंत नहीं था, बल्कि अनन्या द्वारा तैयार किए गए एक निर्मम नरक की शुरुआत थी। डिवीजन कमांडर के दफ्तर में अनन्या ने अपनी पीक कैप उतारकर मेज पर रख दी। विशाल दफ्तर की खिड़की से त्रिशूल डिवीजन का पूरा नहारा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपने चम्हे के दस्ताने उतारे और मेज पर रखी एक छाइल को देखा। 13वीं माउंटेन डिवीजन के आंतरिक भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों पर रिपोर्ट। यह साइल उसके एक दोस्त ने, जो उच्च मुख्यालय के सूचना विभाग में था, चुपके से उसे दी थी। सबसे ऊपर विक्रम राणा का नाम लाल कलम से गोल किया हुआ था। खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। दरवाजा खुला और एक ट्रे लिए हुए विक्रम अंदर आया। एक भाए शरीर का आदमी अपने कंधों को सिकोकर अंदर आ रहा था। यह दृश्य हास्यास्पद था। कांपते हुए कप में चाय छलक कर बाहर गिर रही थी। ले आया हूं, मैम। विक्रम ने एक अपराधी की तरह सिर झुकाए हुए चाय का कप मेज पर रख दिया। भुनी हुई चाय की मीठी महक कमरे में फैल गई। अनन्या कुर्सी पर आराम से बैठ गई और अपने पैर एक दूसरे पर रख लिए। फिर उसने अपनी ठुड्डी से चाय की ओर इशारा किया। पियो। जी, मैंने जो चाय बनाई है उसका स्वाद कैसा है, यह मुझे पहले चखना होगा। क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो? मैम, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? विक्रम उछल पड़ा, लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मैंने कहा, पियो, यह एक आदेश है। विक्रम ने रोनी सूरत बनाकर गर्म चाय का कप उठाया। वह इतनी गर्म थी कि उसका मुंह जल जाता, लेकिन वह उसे थूक भी नहीं सकता था। उसने बर्दस्ती उस गर्म तरल को अपने गले से नीचे उतारा। कैसा है स्वाद? मीठा है। मीठा? हां, काश जिंदगी हमेशा इतनी मीठी होती। कर्नल विक्रम राणा, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारी मीठी जिंदगी थी, जो तुमने सैनिकों का खून चूसकर जी है। अनन्या ने साइल उठाकर विक्रम के सामने फेंक दी। यह क्या है? विक्रम की आंखें साइल के शीर्षक को देखकर कांपने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखें फटने को हो गईं। राशन के पैसों का गबन, सैनिकों के साथ मारपीट, अवैध पदोन्नति के लिए रिश्वत, उसके द्वारा किए गए सभी कुकर्मों का एक एक विवरण उसमें दर्ज था। यह एक साजिश है। यह एक षड्यंत्र है, मैम।
षड्यंत्र? पैरा एसएफ में मैं सबसे अच्छा क्या करती थी जानते हो? सह से हुए हिस्से को काट कर निकालना। मैं तब तक चाऊ नहीं निकालती जब तक कि मैं पूरी तरह से निश्चित न हो जाऊं। अनन्या अपनी कुर्सी से उठी। जैसे जैसे वह एक एक कदम आगे बढ़ रही थी, विक्रम पीछे हट रहा था। अब से तुम्हारी ड्यूटी सस्पेंड की जाती है। मिलिट्री पुलिस के जांचकर्ता इंतजार कर रहे हैं। बाहर जाओ और उन्हें अपनी बेगुनाही के बारे में बताओ। वे सुनेंगे या नहीं, यह अलग बात है। मैम, बस एक बार मुझे मान कर दीजिए। मैंने मौत की सजा वाला अपराध किया है। मैं अपनी वफादारी से इसका बदला चुकाऊंगा। विक्रम आखिरकार जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यह वही मुद्रा थी जिसकी उसने कल अनन्या से मांग की थी। यह कायरता की पराकाष्ठा थी। अनन्या ने ठंडी आंखों से अपने पैरों पर गिरे हुए उसे देखा। वफादारी? एक कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन तुम तो एक कुत्ते से भी बदतर हो। मेरी यूनिट में कुत्तों की जरूरत नहीं है। अनन्या ने मेज पर रखे इंटरकॉम को दबाया। मिलिट्री पुलिस कमांडर, अंदर आओ और इसे ले जाओ। जल्द ही मिलिट्री पुलिस के जवान अंदर आए और विरोध कर रहे विक्रम के दोनों हाथ पक्का लिए। छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं विक्रम राणा हूं। मैम। विक्रम की चीखें गलियारे में दूर होती गईं। दरवाजा बंद हो गया और फिर से सन्नाटा छा गया। अनन्या ने विक्रम द्वारा लाई गई ठंडी होती चाय का कप उठाया और एक घूंट भी पिए बिना उसे सीधे कूएदान में फेंक दिया। घिनौना, वह फिर से खिक्की के पास गई। अभी तो उसने बस एक को निपटाया था। इस यूनिट में अभी भी सफाई करने के लिए कचरे का ढेर लगा हुआ था, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करेगी। शिकार अभी शुरू ही हुआ था। उसकी आंखें लेह के स्लेटी आसमान से भी ज्यादा गहरी हो गईं। अगला निशाना कौन है? उसने ऐसे देखा जैसे वह पहले से ही जानती हो, और मेम पर रखे संगठन चार्ट को देखने लगी। शाम 4 बजे कर्नल विक्रम राणा की तत्काल गिरफ्तारी की खबर त्रिशूल डिवीजन में जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे सूखी लकड़ी के ढेर में आग लग गई हो। अफवाहें एक के बाद एक फैलती गईं, बैरकों, मेस और यहां तक कि सीमा चौकियों तक। यह तथ्य कि डिवीजन कमांडर ने अपने नियुक्ति के पहले ही दिन आते ही यूनिट के सबसे शक्तिशाली कर्नल को मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया था, एक अभूतपूर्व सदमा था। डिवीजन मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर चीओ स्टार के दफ्तर में खिड़की के बाहर गिरते बर्ज के फाहों को देखते हुए एक आदमी की पीठ के पीछे एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। कर्नल अर्जुन मेहरा, डिवीजन के प्रशासन का जिम्मेदार चीओ स्टार और विक्रम राणा के साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के दिनों से ही एक महबूत रिश्ते में बंधा हुआ था। वह विक्रम की तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता था। वह एक सांप की तरह ठंडा, हिसाब किताब करने वाला और अपने हाथों को गंदा किए बिना काम करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सर, स्थिति गंभीर लग रही है। मेजर जनरल अनन्या सिंह कोई मामूली हस्ती नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह विक्रम को इतनी आसानी से काट देंगी। सोचे पर बैठे और बेचैनी से अपने पैर हिला रहे लॉजिस्टिक्स चीन ने कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। अगर विक्रम एक्शन हीरो था तो लॉजिस्टिक्स ची उनके पैसे का खजांची था। अर्जुन मेहरा धीरे धीरे मुमा। उसके चश्मे के पीछे से उसकी आंखें एक सरीसृप की तरह ठंडी थीं। विक्रम मूर्ख था। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि संभल कर रहे, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने कुछ नहीं दिखता था। इसीलिए वह डिवीजन कमांडर को भी नहीं पहचान सका और उछलता रहा। उसने अपनी कब्र जुद खोदी, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगला निशाना सांच है। लॉजिस्टिक्स लाइन, कार्मिक लाइन, सबकी जांच होगी। कहते हैं कि वह पैरा एसएफ से है। उसकी जानकारी का स्तर मजाक नहीं है। कार्मिक ची ने बात आगे बढ़ाई। कमरे में सिगरेट का घना धुआं भरा हुआ था। बेचैनी नाम की जहरीली गैस उनके फेफड़ों में गहराई तक समा रही थी। उत्तेजित मत हो। अनन्या सिंह अभी अभी बाहर से आई है। वह अभी तक नहीं जानती कि इस यूनिट की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। विक्रम को हटाकर वह जीत के नशे में चूर होगी। यही उसकी कमजोरी है। अर्जुन मेहरा ने मेज पर रखे डिवीजन के संगठन चार्ट पर अपनी उंगली से थपथपाया। हम प्रक्रिया और नियमों से लौएंगे। अगर वह तलवार चलाएगी तो हम रुई के फाहे से उस तलवार को रोकेंगे। कितनी भी तेवी तलवार क्यों ना हो, भीगी रुई को काटना मुश्किल होता है। तभी चीओ स्टार के दफ्तर में बोन की घंटी जोर से बजी। अर्जुन ने रिसीवर उठाया। चीओ स्टार बोल रहा हूं।
रिसीवर के दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज आई। मैम ने अभी लॉजिस्टिक्स चीफ और आपको बुलाया है, तुरंत उनके दफ्तर में आने को कहा है। अर्जुन की भौहें तन गईं। ठीक है। होन रखकर अर्जुन ने लॉजिस्टिक्स चीन को देखा और एक भद्दी मुस्कान दी। लगता है शेरनी अपने दांत दिखा रही है। चलो जाकर देखते हैं कि उसके दांत कितने तेज हैं। शाम 4:30 बजे डिवीजन कमांडर का दफ्तर। हवा बर्फ की तरह ठंडी थी, हीटिंग चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अनन्या से निकलने वाली ऊर्जा ने कमरे का तापमान 10 डिग्री कम कर दिया था। मेम पर उसके द्वारा खुद जांची गई लॉजिस्टिक्स से संबंधित फाइलों का ढेर लगा हुआ था। अर्जुन मेहरा और लॉजिस्टिक्स चीज ने सलामी दी। जय हिंद। आपने बुलाया मैम? अनन्या ने शाइलों से नजरें हटाए बिना हाथ से सोसे की ओर इशारा किया। जब दोनों बैठ गए तो अनन्या ने पेन नीचे रखा और उन्हें देखने लगी। लॉजिस्टिक्स चीफ, पिछली सर्दियों में हमारी डिवीजन को मिले हीटिंग ऑयल की सप्लाई का रिकॉर्ड देखा, बहुत दिलचस्प है। लॉजिस्टिक्स चीफ ने एक घूंट निगली। जिसका डर था वही हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार सभी अधीनस्थ इकाइयों को 100% कोटा दिया गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि सबसे आगे की जीओपी सीमा चौकी की हीटिंग ऑयल की खपत की रिपोर्ट सामान्य से 70% कम है। तेल पूरा भेजा गया, लेकिन सैनिक ठंड में रहे। बाकी 30% तेल कहां हवा में हो गया? अनन्या की आवाज शांत थी, लेकिन एक सुई की तरह सटीक थी। लॉजिस्टिक्स चीज ने पहले से तैयार बहाना पेश किया। मैम, लेह की सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि भंडारण के दौरान प्राकृतिक रूप से बहुत सारा तेल भाप बन जाता है, और पुराने तेल के टैंकों से रिसाव भी आम बात है। और ट्रांसपोर्ट के दौरान बर्फीले रास्तों पर फिसलने से प्राकृतिक वाष्पीकरण। अनन्या हंस पची। क्या तेल कोई अल्कोहल है? ड्रम में रखा तेल सर्दियों में 30% तक प्राकृतिक रूप से भाप बन जाएगा। क्या तुम मुझे नहीं, इस भारतीय सेना को बेवकूफ समझ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। चीन ऑफ स्टार। अनन्या की नजरें अर्जुन मेहरा पर गईं। अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के उसका सामना किया। जी मैम, तुम डिवीजन के प्रशासन को संभालते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरह की बकवास रिपोर्ट तुम्हारी मैथ से पास हो गई। क्या तुम भी इस जादुई वाष्पीकरण की घटना में विश्वास करते हो? अर्जुन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए शांति से जवाब दिया। मैम, वमीनी ही छता अक्सर कागजों से अलग होती है। लॉजिस्टिक्स चीफ शायद व्यावहारिक कठिनाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए आप शायद हमारी यूनिट की विशेष परिस्थितियों को नहीं समझती, लेकिन पारंपरिक रूप से। परंपरा। अनन्या अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई। उसने मेज पर इतनी जोर से हाथ मारा कि चाय का कप खक गया। जब सैनिक ठंड से कांप रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं, तो तेल चुराकर बेचना इस यूनिट की परंपरा है, और उस पर पर्दा डालना इस यूनिट की विशेषता है। अनन्या मेज के पीछे से निकलकर अर्जुन के ठीक सामने आ गई। मैंने पैरा एसएफ में अनगिनत आतंकवादियों का सामना किया है। उनके पास भी हमेशा बहाने होते थे, एक बल्ले उद्देश्य के लिए, संगठन के लिए। लेकिन मेरी नजर में वे सिर्फ अपराधी थे, और तुम लोग भी वैसे ही हो। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार तनाव दिखा। यह औरत ऐसी थी जिससे बात नहीं की जा सकती थी। एक शुद्ध सिद्धांतवादी जिसमें बातचीत या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबसे मुश्किल प्रकार। आज शाम से सभी यूनिटों के तेल डिपो का औचक निरीक्षण किया जाएगा। मैं पुद्ध जाऊंगी। अगर कागजों और वास्तविक स्टॉक में 1 लीटर का भी अंतर पाया गया, तो जिम्मेदार अधिकारी अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार रहे। अनन्या वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और हाथ हिलाया। अब जाओ। दफ्तर से बाहर निकलकर लॉजिस्टिक्स चीफ के पैर कांपने लगे और उसने दीवार का सहारा लिया। सर, अब क्या होगा? अगर तेल डिपो की जांच हुई तो हम खत्म हो जाएंगे। बही खाते में दर्ज न किए गए अतिरिक्त टैंक, चुराए गए ड्रम, आज रात सब पकड़ा जाएगा। अर्जुन गलियारे की खिड़की के पास खसा होकर अंधेरे होते आसमान को देखने लगा। बर्फबारी तेमी हो रही थी। आज रात, उसने कहा। उसकी आंखों में एक शातिर चमक आई। लेह की रातें खतरनाक होती हैं। बर्फ भी बहुत पचती है और रास्ते फिसलन भरे होते हैं। खासकर जीओपी की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते, वहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। जी, इसका क्या मतलब? डिवीजन कमांडर बहुत जोश में है।
अगर वह इस भराब मौसम में जबरदस्ती निरीक्षण के लिए जाती हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह बहुत बुरा होगा, है ना? लॉजिस्टिक्स ची ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गया था कि अर्जुन क्या सोच रहा है। कहीं आप डरो मत, उसे मारने का इरादा नहीं है, बस थोड़ा डराना है। उसे यह बताना है कि यह यूनिट कितनी खतरनाक जगह है। बस उसका स्वागत थोड़ा और जोरदार तरीके से करना है। वाहन मैकेनिक से संपर्क करो, कहो कि कमांडर की गाजी की ब्रेक लाइन थोड़ी ढीली लग रही है। अर्जुन ठंडेपन से मुस्कुराया और अपने दफ्तर की ओर भाग गया। अंधेरा त्रिशूल डिवीजन को निगल रहा था। शाम 7 बजे अनन्या ने अपनी फील्ड जैकेट पहनी और अपने क्वार्टर से बाहर निकली। उसके सहयोगियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हिद्द नहीं छोई। सिर्फ एक सहायक साथ जाएगा, कमांडर की गाजी तैयार करो। उसे एक सहज ज्ञान हो रहा था। अगर उसने आज रात कुछ नहीं देखा तो उसे पछतावा होगा। उसे कागजों पर लिखे नंबरों की नहीं, बल्कि सैनिकों के असली आंसुओं को देखने की जरूरत थी। काली जीप बर्फीली आंधी को चीरती हुई गार्ड पोस्ट से बाहर निकल गई। मंठिल डिवीजन की सबसे उबा खाबा और ठंडी मानी जाने वाली 22वीं रेजिमेंट की 3री बटालियन की जीओपी थी, जिसे आंसुओं की दीवार के नाम से जाना जाता था। ड्राइवर ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन वे गिरती बर्ज को संभालने में असमर्थ थे। रास्ता बहुत फिसलन भरा है मैम, मैं धीरे धीरे चलाऊंगा। हाँ, सुरक्षा पहले है। अनन्या ने पिछली सीट से बाहर देखा। एक भी स्ट्रीट लाइट के बिना घना अंधेरा। उस अंधेरे में कितने भ्रष्टाचार छिपे होंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। जब कार एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर छचने लगी, तभी ओह, ड्राइवर की घबराई हुई आवाज निकली। क्या हुआ मैम? ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं मैम। जीप एक ढलान वाले मोड़ से पहले अपनी गति कम नहीं कर पाई, बल्कि गति और बां गई और वह फिसलने लगी। दाईं ओर एक सीधी चट्टान थी और बाईं ओर एक पत्थरीला पहाड़। शांत रहो, इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करो, गियर कम करो, अनन्या चिल्लाई। लेकिन ड्राइवर घबरा गया था और हैबरा रहा था। कार नाचती हुई घूमने लगी और चट्टान की ओर लगे गार्डरेल की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन मेहरा। अनन्या के दिमाग में एक व्यक्ति का चेहरा कौंध गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक स्पष्ट आतंकवादी हमला था। कसकर पकड़ो। अनन्या ने इंस्टिंक्टिवली आगे की सीट को पककर अपने शरीर को सिकोड़ लिया। धाम जीप गार्डरेल से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ कार का ढांचा हवा में उछला, गार्डरेल को तोड़कर ढलान से नीचे लुढ़क गया। दुनिया उलटी हो गई। शीशे टूटने की आवाज, धातु के मोड़ने की आवाज ने उसके कानों को फाम दिया। न जाने कितनी बार लुढ़कने के बाद कार एक विशाल पेड़ से टकराकर आखिरकार रुक गई। सन्नाटा, केवल हवा का शोर दुर्घटना स्थल पर गूंज रहा था। कुछ देर बाद पिचक चुका पिछला दरवाजा कीन की आवाज के साथ जबरदस्ती खुला। अपने माथे से बहते चून को हाथ से पोंछते हुए अनन्या ललखाते हुए बाहर निकली। अगर यह पैरा एसएफ के दिनों में किए गए अनगिनत हाई एल्टीट्यूड जंप और सर्वाइवल ट्रेनिंग से मजबूत हुआ शरीर न होता, तो इस झटके से उसकी तुरंत मौत हो गई होती। उसने ड्राइवर की सीट की ओर रेंगकर ड्राइवर की हालत जांची। सौभाग्य से एयरबैग की वजह से वह होश में था। तुम ठीक हो? होश में रहो। मैम रुको, मैं मदद के लिए बुलाती हूं। अनन्या ने अपनी जेब से वायरलेस सेट निकाला, लेकिन झटके से वह खराब हो गया था और सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। गहरे पहाड़ों में मोबाइल फोन का भी सिग्नल नहीं था। उसकी आंखें तेजी से बदल गईं। फटे होठों के बीच से सैद भाप के साथ गुस्सा फूट पा। मेरी जान लेने की हिम्मत की। यह एक युद्ध की घोषणा थी। अगर उन्होंने हद पार की थी तो उसके पास भी हद में रहने का कोई कारण नहीं था। उसने अपनी टूटी पसली के दर्द को सहते हुए अंधेरे में घूरा। अब से मैं डिवीजन कमांडर नहीं हूं, मैं पैरा एसएफ की अनन्या सिंह के रूप में वापस आ गई हूं। मैं तुम सबको मार डालूंगी। लेह की गहरी रात में भैये के रोने से भी ज्यादा ठंडी उसकी अकेली आवाज बर्फीली आंधी में खो गई। दुर्घटना स्थल से सबसे नजदीकी यूनिट 22वीं रेजिमेंट की एक स्वतंत्र खोजी कंपनी की चौकी थी। अनन्या ने बेहोश ड्राइवर को कार के अंदर सुरक्षित लिटाकर प्राथमिक उपचार किया और फिर चौकी की ओर पैदल चलने लगी। माथे से बहता छून उसकी भौहों से नीचे आकर उसकी नहर को धुंधला कर रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। टूटी पसली का दर्द ऐसा था मानो फेफड़ों में चुभ रहा हो।
लेकिन यह भी उसकी इच्छा शक्ति को नहीं तो सका। रात के 10 बजे बर्फबारी एक आपदा जैसी थी। जांघों तक जमी बर्फ को हटाते हुए पहाड़ी रास्ते पर चलना एक नंगे बदन की तपस्या जैसा था। लेकिन अनन्या का दिमाग और भी साज हो गया था। उन्होंने एक गलती की है, मुझे पूरी तरह से न मार पाना, यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित इस ना होगी। दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। यह खोजी कंपनी की स्वतंत्र चौकी की बैरक थी, लेकिन माहौल अजीब था। संतरी ड्यूटी पर कोई पहरेदार नहीं दिख रहा था। गार्ड पोस्ट छाली थी और बैरक के अंदर से शोरगुल की आवाज आ रही थी। अनन्या ने अपनी सांस रोकी और बैरक की खिड़की के नीचे चली गई। अंदर से आने वाली आवाज सेना के गीतों की नहीं थी। यह हिल्मी गानों, शराब के गिलासों के टकराने की आवाज और चीख पुकार थी। अबे ओए, शराब का मनाराब कर दिया। तेरी सूरत ऐसी क्यों है? हंसता क्यों नहीं है? सॉरी सर। सॉरी बोलने से क्या तेरी चौज की नौकरी खत्म हो जाएगी? मुर्गा बन। अनन्या ने सावधानी से खिड़की के दरार से अंदर झांका। अंदर का दृश्य नरक जैसा था। एक कैप्टन, जो शायद कंपनी कमांडर था, अपनी शर्ट उतारकर नशे में धुत लगसा रहा था और उसके बगल में हवलदार हंसते हुए नाश्ता खा रहे थे। अर्श पर एक युवा सैनिक मुर्गा बना हुआ था और कंपनी कमांडर उस सैनिक की पीठ पर अपना पैर रखकर उसे दबा रहा था। सैनिक का चेहरा डर और दर्द से बिखा हुआ था। आसपास के दूसरे सैनिक एक कोने में डरे सहमे कांप रहे थे। हीटिंग ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके होंठ नीले पा गए थे और उन्होंने जो गर्म बनियान पहनी थी वह पुरानी और फटी हुई थी। तेल चुराने की ईमत सैनिक ठंड में कांप कर चुका रहे थे और अधिकारी उस पैसे से शराब पार्टी कर रहे थे। अनन्या की मुट्ठियां कांपने लगीं। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह मुख्य दरवाजे से नहीं गई, बल्कि सीधे खिड़की पर लात मारकर उसे तोड़ दिया। धामकांच के टुकड़े उड़ गए और ठंडी हवा बैरक के अंदर घुस आई। शराब पार्टी कर रहे कंपनी कमांडर और अधिकारी चौंक कर देखने लगे। क्या है? कौन है बे? कंपनी कमांडर ने टूटी खिड़की की ओर घूरा। वहां चून से लथपथ, मानो नरक से निकली कोई राक्षसी की तरह अनन्या खची थी। उसकी फील्ड जैकेट फटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नीली ज्वाला जल रही थी। अनन्या ने खिड़की का सहारा लिया और हल्के से अंदर कूद गई। कौन हो तुम? सिविलियन हो? नशे में धुत कंपनी कमांडर, जिसे सही हालत का हर्क नहीं पता था, ललखाते हुए आगे आया। ए औरत, यह आर्मी बेस है, पागल हो गई हो क्या? यह कहां चली आई? उसने अनन्या का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी पल धम में एक भारी आवाज के साथ कंपनी कमांडर का शरीर हवा में उछल गया। अनन्या ने पलक झपकते ही उसकी बांह पकड़कर उसे पटक दिया था। कंपनी कमांडर रर्श पर गिरकर कराहने लगा और बेहोश हो गया। इस अचानक हुई घटना से हवलदार सन्न रह गए। तो तुम कौन हो? जासूस हो? एक हवलदार, जो शायद हवलदार मेजर था, ने झट से पास पचा एक बेसबॉल बैट उठा लिया। दूसरे 2 हवलदारों ने भी हथियार ढूंढने शुरू कर दिए। अनन्या धीरे धीरे खाई हुई। पसली में दर्द उठा, लेकिन एड्रेनालाइन ने दर्द को दबा दिया। सब घुटनों पर बैठ जाओ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरी बैरक को कंपा देने वाली धमकी थी। यह पागल औरत क्या कह रही है? पक्खो, इसे बांधकर मिलिट्री पुलिस को सौंप दो। हवलदार मेजर ने बेसबॉल बैट घुमाते हुए हमला किया। अनन्या हटी नहीं। जैसे ही बैट उसके सिर पर लगने वाला था, उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को कम से कम हिलाते हुए बाईं ओर थोड़ा हट गई और फिर उसने सीधे हवलदार मेजर के सीने पर मुक्का मारा। वो हवलदार मेजर सांस रोके हुए गिर पड़ा। फिर हमला करने वाले 2 हवलदार। अनन्या ने एक की टांग पर लात मारकर उसका संतुलन बिगाड़ा और दूसरे की ठुड्डी पर हथेली से वार किया। धाम धड़ाम सिर्फ 3 सेकंड में 4 महबूत आदमी अर्श पर पड़े थे। यह पैरा एसएफ की घातक तकनीक थी। दिखावटी नहीं, लेकिन सबसे कुशल और जानलेवा। कोने में खड़े सैनिक अपना मुंह बंद नहीं कर पाए। यह किसी हॉरर इल्म के एक सीन जैसा था। अनन्या ने बेहोश कंपनी कमांडर के बाल पकाकर उसे उठाया और फिर उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारे। चटाक चटाक, होश में आओ। कंपनी कमांडर कराहते हुए आंखें खोली। उसके सामने एक खून से लथपथ औरत थी। आप कौन हैं? मुझे बचा लीजिए। अनन्या ने अपनी जेब से तून से सना पहचान पत्र निकालकर उसकी आंखों के सामने रखा। मेजर जनरल अनन्या सिंह, तुम्हारी डिवीजन कमांडर। मैं
मैम, कंपनी कमांडर की पुतलियां कांपने लगीं, मानो भूकंप आ गया हो। तब जाकर रर्श पर पड़े हवलदारों को भी स्थिति समझ में आई और वे डर से पीले पाज गए। उन्होंने डिवीजन कमांडर पर हमला किया था, वह भी बेसबॉल बैट से। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती तो भी वे कुछ नहीं कह सकते थे। अनन्या ने कंपनी कमांडर को कुएं की तरह जर्श पर फेंक दिया और फिर कोने में कांप रहे उस सैनिक के पास गई जो पहले मुर्गा बना हुआ था। सैनिक डरकर पीछे हटने लगा। अनन्या ने घुटनों पर बैठकर सैनिक से आंखें मिलाईं। उसका चेहरा पल भर में नरम हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? सिपाही रमेश कुमार। मैम, बहुत मुश्किल हुआ होगा, है ना? अनन्या ने अपनी फील्ड जैकेट उतारकर कांपते हुए सिपाही रमेश के कंधों पर डाल दी। यह छून से सनी और फटी हुई जैकेट थी, लेकिन उससे महसूस होने वाली गर्मी तेज थी। ठंड लग रही है? न नहीं मैम, मैं ठीक हूं। झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। तेल न होने की वजह से ठंड, भूखे होने की वजह से ठंड और अन्याय की वजह से ठंड, मैं सब जानती हूं। अनन्या के एक गर्म शब्द से सिपाही रमेश की आंखों से रुके हुए आंसू फूट पड़े। हक मैम, बहुत ठंड है, मुझे घर जाना है। सैनिक का रोना बैरक में गूंज गया। यह सिर्फ एक बच्चे का रोना नहीं था, यह अन्याय, हिंसा और ठंड के बीच जीवन के लिए फुत्तरे का सामना कर रहे एक इंसान की चीख थी। अनन्या ने सिपाही रमेश को गले लगा लिया और फिर ठंडी आंखों से जर्श पर रेंग रहे अधिकारियों को घूरा। ध्यान से सुनो, आज रात इस चौकी में जो हुआ वह कुछ भी नहीं था। तुम लोग सिर्फ नशे में एक दूसरे से लालते हुए घायल हुए हो, समझे? जी समझ गए। कंपनी कमांडर और अधिकारियों ने ऐसे सिर झुकाया मानो वे सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हों। और बोन लेकर आओ। अनन्या ने एडमिन ऑफिस का बोन लिया। सौभाग्य से लैंडलाइन काम कर रहा था। उसने मिलिट्री पुलिस कमांडर को नहीं, बल्कि एक बाहरी सहयोगी को फोन किया जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। डिवीजन के आंतरिक संचार नेटवर्क पर नजर रखी जा रही हो सकती थी। मैं हूं, लोकेशन ट्रैक करो और तुरंत हेलीकॉप्टर भेजो। पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों के साथ मेरे जवान मर रहे हैं। डा होन रखकर अनन्या एडमिन ऑफिस की कुर्सी पर बैठ गई। टूटी पसली दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसने अपनी कमर सीधी रखी। 5 मिनट बाद दूर से हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज सुनाई दी। धू धू धू। यह आवाज त्रिशूल डिवीजन के सहे हुए मांस को काटने के लिए आ रहे न्याय की आवाज थी। अनन्या ने जर्श पर पाड़े कंपनी कमांडर से धीरे से कहा, प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें सिर्फ सैन्य अदालत के हवाले करके छोड़ दूं। अगर मैंने तुम्हें अपने हाथों से निपटाया तो तुम भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें मार दूं। कंपनी कमांडर ने डर से पेशाब कर दिया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की सर्चलाइट ने बैरक को रोशन किया और पूरी तरह से सशस्त्र विशेष बल के जवान रस्सियों से नीचे उतरे। वे डिवीजन की मिलिट्री पुलिस नहीं थे, बल्कि अनन्या के अपने पुराने घर सेना मुख्यालय की सीधी कमान वाली एक विशेष इकाई के जवान थे। मैम, आप सुरक्षित हैं? टीम लीडर ने दौड़कर सलामी दी। स्थिति नियंत्रण में है। इन सभी कचरे को गिरफ्तार करो और जहां मेरी कार गिरी है वहां जाकर ड्राइवर को बचाओ। जल्दी करो। जी। अनन्या को स्ट्रेचर पर हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, उसने नीचे देखा। बर्ज से ढका लेह का पहाड़ी इलाहा एक नजर में दिखाई दे रहा था। उस सैद बर्ज के नीचे कितने सहे हुए राह दबे होंगे। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। कर्नल अर्जुन मेहरा, मेरी गाजी से छेछा करने की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी, तुम्हारी जान से भी ज्यादा। हेलीकॉप्टर अंधेरे को चीरता हुआ डिवीजन मुख्यालय की ओर रुक गया। रात के 11 बजे अब असली युद्ध शुरू हो गया था। अनन्या ने एक ऐसी नदी पार कर ली थी जहां से वापसी संभव नहीं थी, और उस नदी का पानी सून से लाल होने वाला था। उसने हेलीकॉप्टर की खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, मैं सब कुछ तो दी दूंगी, पैरा एसएफ के तरीके से। उसकी आंखों में एक नीली आग जल रही थी। यह न्याय की भावना नहीं थी, यह बदला था। अपने जवानों और एक सैनिक के सम्मान को कुचलने वालों से एक निर्मम बदला। सुबह 2 बजे डिवीजन के मेडिकल यूनिट का इमरजेंसी रूम एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। हेलीकॉप्टर ने परेड ग्राउंड पर जोरदार आवा के साथ लैंड किया और स्ट्रेचर पर लाई गई डिवीजन कमांडर के दृश्य ने
डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों को स्तब्ध कर दिया। फटे माथे से बहता खून उसके आधे चेहरे पर फैला हुआ था और उसकी फील्ड जैकेट तार तार हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टरों को उसकी हालत से ज्यादा उसके तेवर ने हैरान किया। मैम, आपको लेटना होगा। पसली में फ्रैक्चर का संदेह है और ब्रेन कनेक्शन के भी लक्षण हैं, एक डॉक्टर ने तेजी से कहा। लेकिन अनन्या बिस्तर से उछलकर खजी हो गई। कैकेक की आवाज़ आई जैसे कोई हड्डी अपनी जगह से खिसक गई हो, लेकिन उसने एक बार भी अपनी भौहें नहीं सिकोई। बस पट्टी बांध दो, दर्द निवारक की जरूरत नहीं है। उससे दिमाग सुस्त हो जाता है। उसकी आवाज नरक से निकले किसी राक्षस की तरह धीमी और कर्कश थी। लेकिन मैम, इस हालत में बिल्कुल नहीं, आपको शॉक लग सकता है। अनन्या ने डॉक्टर का कॉलर नहीं पकड़ा, उसने बस अपनी खून से भरी आंखों से उसे घूरा। उस नर में ऐसी जानलेवा ठंडक थी कि डॉक्टर अनजाने में पीछे हट गया। यह जीवन बचाने वाले एक डॉक्टर के दायरे से परे मौत से खेलने वाले की नजर थी। मेरा शरीर, मैं जानती हूं, अभी तुरंत पट्टी लाओ, 5 मिनट देता हूं। आखिरकार मेडिकल स्टाफ ने कांपते हाथों से उसकी छाती और पेट पर पट्टी बांधी। अनन्या ने खून से सनी वर्दी के बजाय एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी जो उसके सेक्रेटरी ने जल्दी से मंगवाई थी। आईने में अपनी छवि भयानक थी, लेकिन उस भयावहता ने ही उसे और महबूब बना दिया। मौत के दरवाजे से लौटकर आने वाले में ही ऐसी ठंडी दबदबा हो सकता है। मैम, मिलिट्री पुलिस और स्पेशल ऑप्स टीम तैयार है। बाहर से बुलाई गई स्पेशल ऑपरेशन टीम के लीडर ने रिपोर्ट दी। चलो डिवीजन मुख्यालय के सिचुएशन रूम में। जब चूहे जश्न मना रहे हों तभी उनकी गर्दन काटनी चाहिए। अनन्या ने अपनी बेरेट कैप को कसकर पहन लिया। सुबह 2:30 बजे त्रिशूल डिवीजन की असली रात अब शुरू होने वाली थी। उसी समय डिवीजन मुख्यालय का सिचुएशन रूम। चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल अर्जुन मेहरा कंट्रोल रूम की कुर्सी पर बैठकर मॉनिटर को देख रहा था। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन मेम के नीचे उसके पैर बेचैनी से कांप रहे थे। दुर्घटना की खबर अब तक आ जानी चाहिए थी। उसने तिरछी नर से घड़ी को देखा। उसे यह रिपोर्ट मिली थी कि भारी बर्फबारी के कारण संचार बाधित हो गया था, लेकिन अगर गाजी पलट गई होती तो किसी न किसी तरह से संपर्क होना चाहिए था। लेकिन क्या? खामोशी एक अच्छी खबर थी। इस बर्फीली आंधी में उस खही चट्टान से लूकने के बाद बचने की संभावना शून्य के करीब थी। सर, क्या आप चाय लेंगे? ड्यूटी ऑफिसर ने सावधानी से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी धाम सिचुएशन रूम का भारी लोहे का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोला हो, इस तरह से कोर से खुला। ड्यूटी ऑफिसर और ड्यूटी पर तैनात सैनिक चौंककर दरवाजे की ओर देखने लगे और फिर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रवेश द्वार पर खून और ठंड की गंध एक साथ लिए अनन्या खड़ी थी। उसके पीछे पूरी तरह से सशस्त्र काले रंग की वर्दी में विशेष बल के जवान खड़े थे। वे डिवीजन के नहीं थे। मैम, अर्जुन अपनी कुर्सी से उछलकर खसा हो गया। उसका चेहरा ऐसे सैद हो गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह कैसे हिंदा बच गई? ब्रेक लाइन को तो ठीक से काटा गया था। अनन्या धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसके बूटों की आवाज जब भी सिचुएशन रूम के तुर्श पर गूंजती, अर्जुन के दिल की धड़कन भी तेज हो जाती। क्यों? क्या तुम्हें लगा था कि मैं मरकर लाश बनकर लौटूंगी? कर्नल अर्जुन मेहरा। अनन्या अर्जुन के ठीक सामने आकर रुक गई। उससे आती खून की गंध अर्जुन के नाक में घुस गई। यह आप क्या कह रही हैं? आप सुरक्षित हैं, यह देखकर अच्छा लगा। संचार कट जाने की वजह से हम चिंतित थे। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करते हुए सामान्य दिखने का अभिनय किया। वह सचमुच एक सांप जैसा शातिर था। चटाक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे सिचुएशन रूम में गूंज गई। अनन्या के हाथ ने अर्जुन के गाल पर जोर से मारा था। अर्जुन का चश्मा उठकर जर्श पर गिर गया और उसके मुंह से जून निकलने लगा। चिंता? तुम्हें चिंता मेरी नहीं, बल्कि अपने अपराधों के पक्के जाने की रही होगी। सिचुएशन रूम में मौजूद सभी अधिकारी सन्न रह गए। डिवीजन कमांडर ने चीफ ऑफ स्टाफ को थप्पड़ मारा था। यह युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति थी। मैम, यह बहुत ज्यादा है। बिना किसी कारण के मारपीट। अर्जुन चिल्लाते हुए विरोध करने लगा। अनन्या ने पीछे खाए स्पेशल टीम के लीडर को इशारा किया। टीम लीडर ने एक काले प्लास्टिक के थैले को मेम पर उंडेल दिया।
घट्टे की आवाज के साथ जो गिरा वह एक सांड कटी हुई ब्रेक ऑयल की नली थी। यह मेरी गाजी से मिली है, किसी ने जानबूझकर काटा है। मैकेनिक से पूछताछ की तो उसने बहुत मजेदार कहानी सुनाई कि ची ओ स्टार ने उसे ऐसा करने को कहा था। अर्जुन की पुतलियां कांपने लगीं। मैकेनिक पकड़ा गया। कब यह एक साजिश है? उस मैकेनिक की मुझसे पुरानी दुश्मनी है। अभी भी बकवास कर रहे हो? अनन्या ने मेज पर रखी सिचुएशन स्टिक उठाई और पलक झपकते ही उसने अर्जुन के सीने में घोंप दी। कराह अर्जुन सांस रोके हुए रश पर घुटनों के बल बैठ गया। अब से यह सिचुएशन रूम बंद रहेगा। डिवीजन के सभी संचार नेटवर्क को ब्लॉक कर दो। अगर बाहर एक भी फोन कॉल जाती है तो ड्यूटी ऑफिसर, सबसे पहले तुम्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अनन्या की आवाज एक तेज धार वाली चाऊ की तरह थी। इसे ले जाओ। भूमिगत बंकर के पूछताछ कक्ष में स्पेशल टीम के जवानों ने अर्जुन के दोनों हाथ पकड़ उसे घसीटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन लोहे जैसी पक्कान ने उसे काबू कर लिया और उसे एक कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाया गया। मैम, आपकी हालत। सेक्रेटरी ने रोते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी खत्म नहीं हुआ है। आज रात मैं इस यूनिट के सारे सहे हुए मवाद को निचोड़ दूंगी। अनन्या ने अपनी धुंधली होती नजर को ठीक करते हुए कुर्सी पर बैठ गई। पसली में चुभता हुआ दर्द उठा, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से उसे सहा। मॉनिटर पर डिवीजन की अधीनस्थ इकाइयों की स्थिति दिखाई दे रही थी। तेल चुराने वाले, सैनिकों को प्रताड़ित करने वाले और मेरी जान लेने की कोशिश करने वाले। उसने फोन उठाया। सभी रेजिमेंटल और बटालियन कमांडरों को बुलाओ, अभी तुरंत। जो कोई भी आदेश का पालन नहीं करेगा या 10 मिनट के भीतर नहीं पहुंचेगा, उसे विद्रोही मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 3 बजे त्रिशूल डिवीजन का आपातकालीन सायरन गूंज उठा। सोते हुए अधिकारी हब्बाकर वर्दी पहनकर बाहर भागे। बिना कारण जाने वे डिवीजन मुख्यालय की ओर भागे और उनके सिर पर घने अंधेरे के साथ एक चूनी तूफान मंडरा रहा था। अनन्या छत पर गई और बर्जीली आंधी का सामना किया। अपने तपते शरीर को ठंडा करने के लिए मैं आपको याद करती हूं सीनियर। उसने पैरा एसएफ के दिनों में शहीद हुए एक सीनियर को याद किया। बुराई को दया से नहीं, बल्कि और बेडर से कुचलना चाहिए। सीनियर की सीख उसके कानों में गूंज रही थी। अनन्या ने अपनी मुट्ठी कस ली। आज रात उसने एक दयालु कमांडर होने का विचार त्याग दिया था। उसने एक न्यायकर्ता बनने का पाछला किया था। सुबह 7 बजे सूरज निकल रहा था, लेकिन भूमिगत बंकर का पूछताछ कक्ष अभी भी रात की तरह अंधेरा था। सीलन और लोहे की गंध का मिश्रण। यह जगह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती थी, लेकिन आज का दिन अलग था। त्रिशूल डिवीजन के स्वयंभू शासक एक एक करके यहां लाए गए थे। पूछताछ कक्ष नंबर 1। वहां पिछली रात की स्वतंत्र चौकी पर शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया कंपनी कमांडर बैठा था। उसका चेहरा पहले से ही हार मान चुका था। रात भर स्पेशल टीम के जवानों की काई पूछताछ जो हुई थी। कीन लोहे का दरवाजा खुला और अनन्या अंदर आई। उसने पट्टी बंधी हुई छाती पर सिर्ज एक फील्ड जैकेट पहनी थी। कुर्सी पर बैठकर उसने मेज पर साइलों का एक बंडल फेंक दिया। कैप्टन, तुमने जो हीटिंग ऑयल चुराया है उसकी बार कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा है। उसे बेचकर तुम पब गए, विदेशी कार चलाई। बहुत शानदार हिंदगी जी। कैप्टन अपना सिर नहीं उठा सका। मां कर दीजिए। मैंने मौत की सजा वाला अपराध किया है। मौत की सजा? हां, सैनिक ठंड से मरने वाले थे तो यह हत्या के प्रयास से कम नहीं है। अनन्या ने एक सिगरेट निकाली, लेकिन उसे जलाया नहीं, बस अपनी उंगलियों में घुमाती रही। लेकिन यह सब तुमने अकेले तो नहीं किया होगा। यह रिश्वत की चेन कहां तक जाती है? रेजिमेंटल कमांडर याची और स्टार। कैप्टन ने अपना मुंह बंद रखा। अगर वह बोलता तो न सिर्फ उसकी सेना की नौकरी जाती, बल्कि समाज में भी उसका बहिष्कार हो जाता। उनका अपना कार्टेल इतना महबूत और डरावना था। नहीं बोलोगे? अनन्या हल्की सी हंसी। वह अपनी कुर्सी से उठी और कैप्टन के पीछे चली गई। जानते हो पैरा एसएफ में कैदियों से पूछताछ कैसे की जाती है? उसने कैप्टन के कान में फुसफुसाया। दर्द देना तो बच्चों का काम है, असली काम उम्मीद देकर उसे छीनना है। जैसे कि
अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारे अपराधों के बारे में पता चल जाएगा। गबन, मारपीट और यूनिट के पास के एक कैफे की वेट्रेस के साथ तुम्हारे घिनौने रिश्ते के बारे में भी। कैप्टन का शरीर कांपने लगा। आपको यह कैसे पता? मुझे काली कहा जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानती। अनन्या ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। चुनावी करो, अभी सब कुछ बताकर एक अपमानजनक सेवानिवृत्ति के साथ खात्म करो, या अंत तक वादारी निभाते हुए जेल में सचो और अपने परिवार को भी बर्बाद करो। ची स्टार सर। अर्जुन मेहरा सर ने सब कुछ करवाया। आधी रिश्वत उनके पास जाती थी। मारा सर लोग, मून मारा। कैप्टन टूट गया। वह रोते हुए सब कुछ उगलने लगा। जुरिया बही खाते की जगह, सह अपराधियों के नाम, मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते, सब कुछ। अनन्या ने संतुष्ट भाव से पूछताछ कक्ष छोड़ा। गलियारे के दूसरी तरफ कमरा नंबर 2 में अर्जुन मेहरा बंद था। अनन्या कमरा नंबर 2 में गई। अर्जुन हथकड़ी पहने दीवार को घूर रहा था। उसका चश्मा टूटा हुआ था और उसकी साफ सुथरी वर्दी सिकुई हुई और भद्दी लग रही थी। कैप्टन ने सब कुछ उगल दिया है कि तुम ही असली मास्टरमाइंड हो, अनन्या ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसे घूरा। मैम, क्या आपके पास कोई सबूत है? एक मामूली कैप्टन के बयान से आप मुझे नहीं फंसा सकती। आप सोच भी नहीं सकती कि एनडीए से होने के कारण सेना के अंदर मेरे कितने संपर्क हैं। अर्जुन अभी भी अकल में था। वह इस बात पर भरोसा कर रहा था कि अनन्या एक बाहरी व्यक्ति है और उसके पास अदृश्य तांते हैं। संपर्क। अनन्या ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। यह वही मीन्स बही खाता था जो कैप्टन द्वारा बताई गई जगह से जब्त किया गया था। यहां बहुत मेदार नाम है। आर्मी कमांड के विजिलेंस ऑफिसर, मिलिट्री पुलिस के जांचकर्ता और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स विभाग के एक निदेशक का नाम भी है। क्या यही तुम्हारे महान संपर्क हैं? अर्जुन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह बही खाता उसके तिजोरी में गहराई में होना चाहिए था। उस औरत के पास यह कैसे आया? अगर मैं इसे मीडिया को दे दूं तो क्या होगा? क्या तुम्हारे संपर्क तुम्हें बचाएंगे या वे तुमसे पल्ला झालेंगे? अनन्या ने डायरी हिलाते हुए मजाक उड़ाया। कर्नल अर्जुन मेहरा, तुम एक गलतफहमी में हो। तुम कोई बड़ी मछली नहीं हो। तुम बस एक शिकारी कुत्ते हो जिसे ऊपर वाले लोग इस्तेमाल करके फेंक देंगे और अब उस शिकारी कुत्ते के दांत टूट चुके हैं। ए पागल औरत! अर्जुन उछलकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हथकाकी के कारण वह संतुलन खोकर गिर पचा। अनन्या ने रर्श पर पड़े उसके सिर पर अपने बूट से दबा दिया। लगता है तुम्हें अभी भी स्थिति समझ में नहीं आई है। तुम पर अब हत्या की साजिश का भी आरोप है। मेरी गाजी के ब्रेक मैकेनिक ने भूल कर लिया है कि यह तुम्हारा काम था और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है। उच्च अर्जुन ने अपमान से छटपटाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पूरी जिंदगी एक एलीट के रूप में जीने के बाद उसे ऐसा अपमान सहना पड़ेगा। जानते हो सैन्य अदालत में सबसे बड़ी सजा क्या है? मौत की सजा। हां, आजकल इसे लागू नहीं किया जाता, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सजा सकती हूं। अनन्या ने अपना पैर हटाया और उसे नीचे देखा। मैं तुम्हें आजिरी मौका देती हूं। तुम्हारे पीछे जो असली मास्टरमाइंड है, जिसने इस यूनिट को सजाया है, उसका नाम बताओ, तो मैं तुम्हारी सजा कम करने पर विचार करूंगी। अर्जुन ने हांफते हुए रर्श पर पड़े पड़े सोचा। यह औरत असली है। कोई समझौता नहीं, कोई डर नहीं। उसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर मैं बता दूं तो क्या आप मेरी सुरक्षा की गारंटी देंगी? सौदा मैं करती हूं। तुम सिर्फ जवाब दो। अर्जुन ने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम राणा, मैं और लॉजिस्टिक्स चीफ के ऊपर वो हैं। वह कौन है? पूर्व डिवीजन कमांडर, जो अब कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर हैं, मेजर जनरल हर्षवर्धन राठौर। अनन्या की भौहें तन गईं। मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा था। यह सिर्फ डिवीजन के भीतर का भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक कॉर्प्स स्तर का भ्रष्टाचार कार्टेल था। पूर्व डिवीजन कमांडर द्वारा बोए गए सह हुए बीज ही अर्जुन मेहरा और विक्रम राणा जैसे फल थे। हर्षवर्धन राठौर, अनन्या ने धीरे से दोहराया। ठीक है, इसे रिकॉर्ड करो। उसने पीछे खां स्पेशल टीम के जवान को निर्देश दिया। तभी
बंकर का दरवाना होर से खक्का और ड्यूटी ऑफिसर दौड़ता हुआ अंदर आया। मैम, बई गैबा हो गई, क्या बात है? कॉर्प्स की मिलिट्री पुलिस आ गई है। वे कह रहे हैं कि उन्हें एक सूचना मिली है कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं और अनुशासनहीनता कर रही हैं। वे आपके गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए हैं। अर्जुन ने यह सुनकर अपनी चमकती आंखों से सिर उठाया। हाँ हाँ, देर हो गई। राठौर सर ने पहले ही अपना दांव चल दिया है। अब तुम खत्म हो। अनन्या सिंह। अर्जुन पागलों की तरह हंसने लगा। हर्षवर्धन राठौड़ ने अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने के डर से पहले ही हमला कर दिया था। बिना किसी जांच या पूछताछ के सीधे गिरफ्तारी का वारंट। अनन्या घबराई नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान तैर गई। तो वह दुद्ध चलकर आया है। उसने पूछताछ कक्ष का दरवाजा चौहा खोल दिया। मैंने कहा था ना, मैं पैरा एसएएफ से हूं। दुश्मन जितना महबूत होता है, लाई उतनी ही महेदार होती है। अनन्या ने अर्जुन की ओर आंख मारी। ध्यान से देखना, मेरा महबूत सहारा कैसे ढहता है। वह बंकर से बाहर निकल गई। सुबह 8 बजे त्रिशूल डिवीजन के परेड ग्राउंड पर कॉर्प्स की मिलिट्री पुलिस की गाजियां और सशस्त्र जवान तैनात थे, और उनके बीच में 2 सितारों वाली एक गाजी आ रही थी। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन अनन्या के सीने में एक गर्म लालाई की भावना उबल रही थी। यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार की जांच नहीं थी, यह एक सैनिक के सम्मान की लालाई थी। त्रिशूल। उसने धीरे से नारा लगाते हुए आने वाले दुश्मनों की ओर गर्व से बदम बढ़ाया। उसके पीछे सुबह की धूप एक लंबी और विशाल परछाई बना रही थी। काली का शिकार अभी दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुका था। सुबह 8 बजे लद्दाख के लेह में सुबह का आसमान छून की तरह लाल हो रहा था। रात भर की बर्फबारी रुक गई थी, लेकिन परेड ग्राउंड पर छाई ठंडक सर्दियों की बर्फीली हवा से भी ज्यादा तेज थी। 13वीं माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय की इमारत के सामने दर्जनों सैन्य वाहन आमने सामने खाए थे। एक तरफ अनन्या के नेतृत्व में डिवीजन मुख्यालय और सेना मुख्यालय की सीधी कमान वाली स्पेशल टीम थी, और दूसरी तरफ कॉर्प्स की मिलिट्री पुलिस और डिप्टी कॉर्प्स कमांडर मेजर जनरल हर्षवर्धन राठौर के सुरक्षा गार्ड थे। कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस के कमांडर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, मेजर जनरल अनन्या सिंह, तुरंत अपने हथियार डाल दो और बाहर आओ। तुम पर शक्ति का दुरुपयोग, वरिष्ठ अधिकारी का अपमान और सैन्य अनुशासन भंग करने के आरोप में तत्काल गिरफ्तारी का वारंट है। विरोध करने पर गोली भी चलाई जा सकती है। डिवीजन मुख्यालय की इमारत की खिड़कियों के पीछे से स्टान और सैनिक सांस रोके इस दृश्य को देख रहे थे। एक डिवीजन कमांडर को मिलिट्री पुलिस द्वारा घेर लिया जाना एक अभूतपूर्व घटना थी। तभी मुख्यालय का मुख्य दरवाजा खुला और अनन्या बाहर निकली। पट्टी बंधी हुई शरीर पर एक वर्दी का कोट पहने वह दर्जनों बंदूकों के निशाने पर होने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुई। उसके पीछे काले रंग की एंटी टेररिस्ट वर्दी में स्पेशल टीम के जवान ऑटोमेटिक राइफल लिए हुए एक अर्धचंद्राकार घेरे में उसकी सुरक्षा कर रहे थे। गोली। अनन्या की आवाज बिना लाउड स्पीकर के भी भोर से गूंजी। मेरी यूनिट में मेरी इजाजत के बिना गोली चलाओगे? कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस कमांडर, क्या तुम होश में हो? वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। मिलिट्री पुलिस के जवान घबराकर पीछे हट गए। उससे निकलने वाला दबदबा एक जंगली शिकारी जैसा था। यह वारंट का तामील है, कृपया सहयोग करें, मिलिट्री पुलिस कमांडर ने कांपती आवाज में वारंट हिलाते हुए कहा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, क्या वह कागड़ का टुक्का मेरी जान से ज्यादा भारी है, या फिर उस पीछे छिपे हुए तुम्हारे मालिक की जान से ज्यादा? अनन्या की नौजर मिलिट्री पुलिस की गाजियों के पीछे खई एक काली सेडान पर गई। गहरी टिंटेड खिड़की धीरे धीरे नीचे आई। वहां सैद बालों और तीखे नैन नक्श वाला एक अधेन उम्र का आदमी बैठा था। पूर्व डिवीजन कमांडर और वर्तमान डिप्टी कॉर्प्स कमांडर हर्षवर्धन राठौर। उसने नाराजगी से अपनी भौहें सिकोही और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेजर सिंह, यह क्या तमाशा है? हर्षवर्धन एक छई के सहारे बाहर आया। उसके पैर में कोई दिलहत नहीं थी। वह सिर्फ अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए छई का इस्तेमाल करता था। तमाशा? मैं तो अपनी यूनिट की सजाई कर रही थी। लेकिन जब सजाई कर्मी कचरा सांच करने लगा तो कचरे का मालिक आकर हंगामा करने लगा। अनन्या के तीखे शब्दों से हर्षवर्धन का चेहरा लाल हो गया।
बान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारा सीधा वरिष्ठ अधिकारी हूं। मेरे आदमियों को हाथ लगाने की हिम्मत की और अब मेरा भी अपमान कर रही हो। लगता है पैरा एसएफ में रहकर तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। यह हमीनी लड़ाई का मैदान है। यहां राजनीति और व्यवस्था होती है। हर्षवर्धन ने अपनी छही से हमीन पर धम धम किया। विक्रम राणा और अर्जुन मेहरा को तुरंत रिहा करो और तुम चुपचाप मिलिट्री पुलिस के साथ जाकर जांच में सहयोग करो, तो मैं इस मामले को अपने स्तर पर राझा जाकर दूंगा। तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, लेकिन जेल जाने से बच जाओगी। उसने ऐसे कहा जैसे यह उसका आजिरी एहसान हो। वह जानता था कि अगर अर्जुन और विक्रम ने मुंह खोला तो उसका भ्रष्टाचार भी सामने आ जाएगा। इसलिए वह अनन्या को फुसलाकर और धमकाकर उसका मुंह बंद करना चाहता था। अनन्या ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। पास खाए स्पेशल टीम के लीडर ने उसे जला दिया। उसने एक गहरा कश लिया और फिर हर्षवर्धन के चेहरे पर लंबा धुआं छोड़ा। फूंसे धुएं ने हर्षवर्धन के चेहरे को घेर लिया। यह क्या बदतमीजी है? समझौता, सौदा। मेजर जनरल राठौर, आप बहुत बहुत बड़ी गलत नहमी में हैं। अनन्या ने सिगरेट को पामीन पर मसलकर बुझा दिया। मैं आज आपसे कोई सौदा करने नहीं आई हूं, मैं आपको पकाने आई हूं। क्या मुझे पक्योगी? हाँ हाँ हाँ, यह लौकी तो पूरी तरह पागल हो गई है। कोई सबूत है? अर्जुन, वह सांप जैसा आदमी, वह मेरे हिलाज कभी नहीं बोलेगा। हर्षवर्धन हंसा। वह जानता था कि अर्जुन उसकी कमजोरी को अच्छी तरह जानता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि उसने अर्जुन के परिवार को बंधक बना रखा है, इसीलिए वह निश्चिंत था। हां, अर्जुन मुंह बंद रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबूत सिर्फ मुंह से नहीं निकलते। अनन्या ने इशारा किया और एक स्पेशल टीम का जवान एक बड़ा सा ब्रीकेस लेकर आया। अनन्या ने ब्रीकेस खोला और उसमें से एक रिकॉर्डर निकाला। सुनिए, यह घटना स्थल की बिल्कुल तारा आवाज है। प्ले बटन दबाते ही खरखराहट के बीच एक जानी पहचानी आवाज आई। यह पिछली रात अनन्या की गाजी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक की आवाज न थी। मुझे बचा लीजिए, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करने को कहा गया था। चीन औस्टान अर्जुन मेहरा ने कहा था कि यह आदेश ऊपर से आया है कि डिप्टी कॉर्प्स कमांडर हर्षवर्धन राठौर ने मेजर जनरल अनन्या सिंह को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया है। कहा था कि अगर हम नाकाम हुए तो हमारे पूरे परिवार को मार देंगे। हर्षवर्धन का चेहरा मिट्टी के रंग का हो गया। यह पार्ट ई है, किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को लेकर आए हैं। और एक और चीज, अनन्या ने इस बार एक मोटी बही खाता निकाला। यह अर्जुन मेहरा की निजी तिजोरी से नहीं, बल्कि कर्नल विक्रम राणा के क्वार्टर की छत से मिला है। विक्रम अर्जुन से ज्यादा डरपोक था, इसलिए उसने हर चीज का रिकॉर्ड रखा था, इस डर से कि कहीं उसे धोखा न मिल जाए। मेजर जनरल राठौर को दी गई रिश्वत की तारीख, रहम, जगह और यहां तक कि गोल्ड पार्टी में पहने गए कफों का रंग भी। हर्षवर्धन पीछे हट गया। यह एक सटीक जाल था। अनन्या ने पिछली रात अर्जुन से पूछताछ करने का नाटक करते हुए साथ ही साथ स्पेशल टीम को विक्रम के क्वार्टर की छानबीन करने के लिए भेजा था। उस औरत को पकड़ो, तुरंत गोली मारो। वह अरही सबूत दिखाकर एक वरिष्ठ अधिकारी को धमका रही है। यह एक विद्रोह है। हर्षवर्धन चिल्लाते हुए मिलिट्री पुलिस को आदेश देने लगा। कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस के जवान हिचकिचाते हुए अपनी बंदूकें उठाने लगे। तनाव चरम पर था। अगर किसी ने ट्रिगर दबाया तो एक चूनी गृह युद्ध छिड़ जाता। तभी धू 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 आसमान को चीरती हुई एक जोरदार आवाज के साथ 3 हेलीकॉप्टर डिवीजन मुख्यालय के ऊपर दिखाई दिए। उनके साइड पर सेना मुख्यालय का चिन्ह साज दिख रहा था। क्या है यह? सेना मुख्यालय? हर्षवर्धन ने अवाक होकर आसमान को देखा। हेलीकॉप्टरों से रस्सियां नीचे आईं और काले सूट पहने हुए एजेंट नीचे उतरने लगे। वे आम सैनिक नहीं थे, वे सेना के भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर करने और उच्च रैंकिंग अधिकारियों की जांच करने वाले यमदूत थे। सेना की केंद्रीय जांच इकाई के एजेंट सबसे आगे जांच इकाई के प्रमुख अनन्या और हर्षवर्धन के बीच आकर खड़े हो गए। स्थिति समाप्त। सभी सैनिक हथियार नीचे रखो। जांच प्रमुख के एक आदेश पर कॉर्प्स मिलिट्री पुलिस जम गई। केंद्रीय जांच इकाई का आना एक ऐसा मोह था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
अनन्या ने हर्षवर्धन को देखकर ठंडेपन से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैंने एक जाल बिछाया है। आप जैसी बड़ी मछली को पकाने के लिए एक चारा चाहिए था, मेरी जान और इस डिवीजन की अशांति का चारा। अनन्या ने अपनी नियुक्ति से पहले ही हर्षवर्धन और उसके गिरोह की एसआईए जांच शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पास निर्णायक सबूतों की कमी थी और उन्हें एस उद हरकत में लाने के लिए उसने जानबूझकर एक कमजोर शुरुआत करके उन्हें उकसाया था। विक्रम राणा को उकसाना, अर्जुन मेहरा को छेना, ताकि उनका सरगना हर्षवर्धन राठौर युद्ध चलकर बाहर आए। यह एक बहुत बड़ा खेल था। अनन्या, तुमने शुरू से ही। हर्षवर्धन कांपने लगा। जांच प्रमुख हर्षवर्धन के पास गया। मेजर जनरल हर्षवर्धन राठौर, आपको लॉजिस्टिक्स भ्रष्टाचार, हत्या की साजिश और रिश्वतखोरी के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। अब आपकी छही की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेल की कोठरी इतनी छोटी होती है कि वहां चलने फिरने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जांचकर्ताओं ने हर्षवर्धन के दोनों हाथ मोहकर हथकड़ी पहना दी। छो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? रक्षा समिति के चेयरमैन मेरे भाई जैसे हैं। तुम सब मारे जाओगे। हर्षवर्धन चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी चीखें एक खोखली गूंज बनकर रह गईं। अनन्या ने हाथ बांधकर उस दृश्य को देखा। सुबह 9 बजे सूरज पूरी तरह से निकल आया था और परेड ग्राउंड की बर्ज को पिघला रहा था, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। पखे जाते समय भी हर्षवर्धन ने अनन्या को एक जहरीली नजर से देखा। देख लेना, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? वह नजर सिर्फ एक नाराजगी नहीं थी, यह एक संकेत था कि इसके पीछे कोई और गहरा और अंधकारमय ताकत है। अनन्या को सहज ज्ञान हुआ कि शायद हर्षवर्धन भी सिर्फ एक मोहरा हो, लेकिन अभी जीत का जश्न मनाने का समय था। अनन्या ने मुड़ कर अपने जवानों, स्पेशल टीम और डिवीजन स्टार की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान और श्रद्धा भरी हुई थी। स्थिति समाप्त, सभी अपनी ड्यूटी पर वापस जाओ। अनन्या ने लापरवाही से आदेश दिया और मुख्यालय की इमारत की ओर चल दी, लेकिन उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। सिर्फ पसली के दर्द की वजह से नहीं, इस विशाल युद्ध का वर्णन उसके कंधों पर था जो अभी शुरू ही हुआ था। सुबह 11 बजे डिवीजन कमांडर का दफ्तर तूफान के बाद की शांति में डूबा हुआ था। टूटे हुए चाय के कप और बिखरे हुए कागज सांक कर दिए गए थे, लेकिन हवा में तनाव अभी भी बाजी था। अनन्या सोसे पर गहरी धंसी हुई थी। एक डॉक्टर ने आकर उसकी पट्टी बदली और दर्द निवारक इंजेक्शन दिया। मैम, आपको कुछ समय के लिए पूरा आराम करना होगा। हड्डी को झूलने में कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे। 4 हफ्ते? दुश्मन मुझे 4 मिनट भी नहीं देंगे। अनन्या कावाहट से मुस्कुराई। सेक्रेटरी ने सावधानी से आकर रिपोर्ट दी। मैम, हर्षवर्धन राठौर, अर्जुन मेहरा और विक्रम राणा सभी को सेना की जेल में भेज दिया गया है और सेना मुख्यालय से एक आधिकारिक बयान आया है। वे आपके फैसलों पर पूरा भरोसा करते हैं और डिवीजन को सामान्य बनाने में हर संभव मदद करेंगे। यह तो होना ही था। सबूत इतने साथ थे कि वे कुछ और कह ही नहीं सकते थे। अनन्या अपनी जगह से उठी। दर्द उठा, लेकिन उसने दांत भींचकर सहा। परेड ग्राउंड चलो। जी, आपको आराम करना चाहिए। नहीं, अभी जाना होगा। सैनिक देख रहे हैं। कमांडरों को एक एक करके पखे जाते देखकर सैनिकों का मनोबल गिर गया होगा। उसे संभालना होगा। यही मेरा काम है। अनन्या ने अपनी पीक कैप पहनी और अपनी वर्दी ठीक की। आईने में वह पीली दिख रही थी। जबलट कोस, लेकिन उसकी आंखें एक जलती हुई मशाल की तरह थीं। सुबह 11:30 बजे 13वीं माउंटेन डिवीजन के सभी सैनिक फिर से परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए। कल के नियुक्ति समारोह से माहौल बिल्कुल अलग था। कल जिज्ञासा और उपहास का मिश्रण था, तो आज डर, तनाव और एक अज्ञात उम्मीद थी। मंच पर चढ़कर अनन्या ने माइक पकड़ा। सिर्फ हवा का शोर परेड ग्राउंड में गूंज रहा था। 13वीं माउंटेन डिवीजन के जवानों और अधिकारियों, उसकी आवाज स्पीकर से निकली। पिछले 24 घंटों में हमने अपना शर्मनाक असली चेहरा देखा है। तुम्हें यह जानकर गुस्सा और निराशा हुई होगी कि तुम्हारे कमांडर चोर, धोखेबाज और हत्यारे थे। सैनिक घूंट निगलते हुए उसके होठों को देख रहे थे। लेकिन शर्मिंदा मत हो, अपराध उन्होंने किया है, तुमने नहीं, जिन्होंने चुपचाप देश की रक्षा की। ससा हुआ मांस मैंने काट दिया है, अब सिर्फ नई त्वचा को उगने देना है।
अनन्या मंच से नीचे उतरी और सबसे आगे की पंक्ति में खड़े सैनिकों के पास गई। वे वही सैनिक थे जिन्हें अनन्या ने पिछली रात स्वतंत्र चौकी से बचाया था। सिपाही रमेश और उसके साथी। अनन्या सिपाही रमेश के सामने खड़ी हुई। रमेश पूरी तरह से तनाव में सावधान की मुद्रा में फंसा था। खाना खाया? अनन्या के अचानक सवाल से रमेश हकलाने लगा। जी खा लिया। ठंड कैसी है? हीटर ठीक हो गया? जी, आज सुबह लॉजिस्टिक्स विभाग ने नया तेल भर दिया है। बैरक गर्म है। रमेश की आवाज में एक नई ऊर्जा थी। अनन्या मुस्कुराए। यह मुस्कान वह शैतानी मुस्कान नहीं थी जो उसने कल विक्रम राणा को दिखाई थी। यह एक बही बहन या मां की तरह एक सच्ची गर्म मुस्कान थी। ठीक है, बस इतना ही काई है। अनन्या ने रमेश के कंधे पर थपथपाया और वापस मंच पर चली गई। मैं तुमसे वादा करती हूं, मेरी यूनिट में कोई भी सैनिक ठंड और भूख से नहीं रोएगा। अगर कोई तुम्हारी चीजों को छीनता है या तुम्हें परेशान करता है, चाहे वह कोई भी हो, उसका रैंक कुछ भी हो, मैं नरक के अंत तक उसका पीछा करके उसे सहा दूंगी। वाह! एक जयकार गूंज उठी। यह एक अनियोजित जयकार थी। सैनिकों ने दिल से जयकार की। यह एक ऐसी मुक्ति की भावना थी जैसे उनके ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। त्रिशूल, त्रिशूल! अनन्या सिंह, अनन्या सिंह! परेड ग्राउंड की गूंजती हुई जयकारों के बीच अनन्या ने सलामी दी। उसकी उंगलियां सधी हुई थीं और उसकी आंखें थों ही नम थीं। यह असली नियुक्ति समारोह था। रैंक से दबाना नहीं, बल्कि दिल जीतना। एक सच्चे कमांडर का जन्म। समारोह के बाद जब सैनिक जा रहे थे, एक गाजी परेड ग्राउंड के एक कोने में आई। यह एक साधारण, बिना किसी सजावट की जीप थी। उस गाजी से जो उतरे वे सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग सज्जन थे। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनसे निकलने वाले तेज से साठ था कि वे एक सेवानिवृत्त उच्च रैंकिंग जनरल थे। अनन्या ने उन्हें देखते ही मंच से कूदकर नीचे आई और सम्मानपूर्वक सलामी दी। जय हिंद! पूर्व पैरा एसएफ कमांडर अनन्या सिंह सीनियर को रिपोर्ट करती हूं। वह बुजुर्ग सज्जन अनन्या के पैरा एसएफ के दिनों के गुरु और एक महान स्पेशल फोर्सेस कमांडर जनरल अमरजीत सिंह बख्शी थे। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन सेना के भीतर उनका प्रभाव अभी भी था। अरे बेटी, या कहूं मेजर जनरल, तुमने तो यहां तूरान खचा कर दिया है। गबरों में हर जगह तुम ही हो। जनरल बख्शी ने प्यार से मुस्कुराते हुए अनन्या का पट्टी बंधा हाथ पकड़ा। मान कीजिएगा सर, मैं इसे शांति से निपटाना चाहती थी, लेकिन वे लोग हद से बाहर हो गए। नहीं, अच्छा किया। फौजे को फोना ही पड़ता है। वह हर्षवर्धन राठौर, जब मैं सेवा में था तभी से मैं उस पर नजर रखे हुए था। आखिरकार वह मेरे हाथों में आ ही गया। जनरल बख्शी ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा और मुख्यालय की इमारत की ओर चलने लगे। लेकिन अनन्या, तुमने सुना ना हर्षवर्धन ने पखे जाते समय क्या कहा, कि इसके पीछे कोई और है? जी, मुझे अंदाजा है। हर्षवर्धन जैसे व्यक्ति के लिए कॉर्प्स के भीतर इतना बड़ा भ्रष्टाचार करना रक्षा मंत्रालय या राजनीतिक हलकों के संरक्षण के बिना असंभव है। अनन्या का चेहरा फिर से सख्त हो गया। एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ था। सावधान रहना होगा। अब से असली युद्ध शुरू होगा। यह तलवार और बंदूक का नहीं, बल्कि साजिश और धोखे का राजनीतिक खेल होगा। क्या तुम इसे संभाल पाओगी? जनरल बख्शी के चिंतित सवाल पर अनन्या ने आसमान की ओर देखा। बर्ज रुकने के बाद आसमान अविश्वसनीय रूप से नीला था। सर, मैंने पैरा एसएफ में सीखा है, दुश्मन कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, अंत तक उसका पीछा करके उसे खत्म करना है। मेरे शब्दकोश में हार नहीं है। हां, वही तो है काली अनन्या सिंह। जनरल बख्शी हंसे। दोपहर में लौटकर अनन्या ने सेक्रेटरी को चाय का आदेश दिया। एक कप चाय दो, इस बार असली चाय। कुछ देर बाद सेक्रेटरी एक भाप उगलते मग में चाय लाया। अनन्या ने सुगंध ली और एक घूंट पी। कचवा लेकिन गहरा स्वाद उसके मुंह में फैल गया। हां, चाय का स्वाद ऐसा ही होता है। सिर्फ मीठे नजली चाय की जरूरत नहीं है। उसने खिड़की से बाहर देखा। परेड ग्राउंड पर सैनिक बर्ज साज करते हुए उत्साह से काम कर रहे थे। कल तक जो यूनिट मुर्दा लग रही थी,
वह अब हिंदा सांस ले रही थी, लेकिन वह जानती थी यह शांति बस कुछ पलों की है। हर्षवर्धन के पीछे का मास्टरमाइंड, अंधेरे में छिपा एक विशाल काला साया, जल्द ही उसकी ओर अपने काले हाथ बढ़ाएगा। अनन्या ने मे की दराम खोली और एक पिस्तौल निकाली। तेल लगी हुई एक बेरेटा पिस्तौल ठंडी चमक दे रही थी। उसने मैगजीन जांची और वापस दराम में रख दी। आओ, जो भी आना है, मैं त्रिशूल बनकर भी इसकी रक्षा करूंगी। उसकी आंखों में एक बार फिर चमक आई। 13वीं माउंटेन डिवीजन की सर्दियां खत्म हो गई थीं, लेकिन अनन्या का युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। रात 11 बजे तूफान से पहले की शांति में डूबे डिवीजन कमांडर के क्वार्टर में वोन की तेवी घंटी बजी। अनन्या सोजे पर बैठकर टेलीविजन स्क्रीन देख रही थी। स्क्रीन पर एक न्यू एंकर उत्तेजित स्वर में ब्रेकिंग न्यू दे रहा था। ब्रेकिंग न्यू, सेना की एक सीमावर्ती यूनिट में एक अभूतपूर्व अनुशासनहीनता की घटना हुई है। हमें एक सूचना मिली है कि एक नई डिवीजन कमांडर ने अपने नियुक्ति के पहले ही दिन अपने स्टार अधिकारियों पर बेरहमी से हमला किया और पूर्व डिवीजन कमांडर को झूठे आरोपों में फंसाकर गिरफ्तार करवा दिया। रक्षा समिति के सदस्य सांसद अविनाश देशमुख ने उक्त डिवीजन कमांडर के मानसिक मूल्यांकन और तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है। स्क्रीन पर अनन्या द्वारा अर्जुन मेहरा को थप्पड़ मारने का दृश्य चालाकी से संपादित करके बार बार दिखाया जा रहा था। आगे पीछे का संदर्भ काट दिया गया था। सिर जो उसकी हिंसा को उजागर किया गया था। तेम है, अनन्या ने शांति से बुदबुदाया। हर्षवर्धन राठौड़ के पखे जाने के महम आधे दिन में यह सब हो गया था। यह एक संकेत था कि हर्षवर्धन के पीछे की विशाल शक्ति हरकत में आ गई थी। अविनाश देशमुख रक्षा समिति के एक प्रभावशाली सदस्य और अगले रक्षा मंत्री के रूप में चर्चित एक बड़ा राजनेता, रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का सरगना कहा जाने वाला व्यक्ति। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। प्राइवेट नंबर। अनन्या ने रिसीवर उठाया। अनन्या सिंह बोल रही हूं। बहुत चुप। मेजर जनरल, गबरें देख रही हो? रिसीवर के दूसरी तरह से एक कर्कश और अभिमानी आवाज आई। यह अविनाश देशमुख था। हां, देख रही हूं। संपादन का तरिया हॉलीवुड इल्मों जैसा है। तथ्यों को काटकर सिर सनसनीखेज चीहों को छोड़ने की कला हाबिल ए तारी है। बान, संभाल कर बात करो। लगता है तुम्हें स्थिति का अंदाजा नहीं है। तुम बात में हो चुकी हो। कल सुबह तक सेना की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। आरोप शक्ति का दुरुपयोग, मारपीट और सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो अनन्या की आवाज में कोई हलचल नहीं थी। आप सिरबद्ध धमकी देने के लिए तो इस वक्त दोन नहीं करेंगे। क्या आप कोई सौदा करना चाहते हैं या यह युद्ध की घोषणा है? अविनाश देशमुख ने अविश्वसनीयता से हंसा। सौदा? हां, एक छोटी सी चूहिया कहां से सौदा करने चली है? यह एक चेतावनी है। अभी भी वक्त है। हर्षवर्धन राठौड़ को रिहा करो और सारी जिम्मेदारी लेकर रुद्ध इस्तीफा दे दो और घोषणा करो कि तुम्हें कुछ मानसिक समस्याएं थीं, तो मैं तुम्हारी पेंशन का इंतजाम कर दूंगा। अनन्या ने मेज पर रखी पिस्तौल को छुआ। ठंडी धातु का स्पर्श उसकी उंगलियों पर महसूस हुआ। और अगर मैं मना कर दूं? मना? हम मेजर जनरल, लेह की रातें लंबी और तरनाक होती हैं। जासकर तुम्हारे जैसी अकेली रहने वाली औरत के क्वार्टर के लिए दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, जैसे गैस का धमाका या कोई डकैती। यह एक सीधी सादी हत्या की धमकी थी। सांसद देशमुख, अनन्या ने धीरे से कहा, मैं आपको एक सलाह देती हूं। जब आप शिकारी कुत्तों को छोएं तो उनकी रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखें। क्या पता कुत्ता मालिक को ही काट ले। घट! उसने होन काट दिया और तुरंत घर की सारी बत्तियां बुझा दी। अंधेरे ने क्वार्टर को निगल लिया। उसकी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो गईं। अविनाश देशमुख खोखली बातें करने वाला आदमी नहीं था। वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी हेसा में हो गई व्यक्ति को दुर्घटना का रूप देकर हटाने में माहिर था। उसके भेजे हुए ससाई कर्मी पहले से ही क्वार्टर के आसपास मौजूद होंगे। खसर! एक बहुत ही हल्की आवाज, लेकिन अनन्या के कानों को धोखा नहीं दे सकी। यह पीछे के आंगन की बालकनी की खिड़की थी। पेशेवर है। वे अपने बूटों की आवाज भी नहीं कर रहे थे। अनन्या ने अपने पट्टी बंधी शरीर को उठाया। दर्द उठा, लेकिन एंडोर्फिन ने दर्द को दबा दिया। उसने पिस्तौल का सेफ्टी लॉक नहीं खोला। गोली की आवाज से मिलिट्री पुलिस आ जाएगी।
और स्थिति और जटिल हो जाएगी। अविनाश देशमुख शायद यही चाहता था, इसे शांति से निपटाना है। देशमुख से वह रसोई में गई और एक सब्जी काटने वाला चाऊ उठाया और फ्रिज के बगल में छाया में छिप गई। किम बालकनी का दरवाजा बिना आवाज के खुला और काले ननाब पहने 3 लोग फिसलते हुए अंदर आए। उनके हाथों में साइलेंसर लगी पिस्तौलें और तेंधार वाले झंझर थे। नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए वे साधारण गुंडे नहीं बल्कि पेशेवर भांजे के सैनिक लग रहे थे। सबसे आगे वाले ने हाथ से इशारा किया और तीनों एक अर्धचंद्राकार घेरे में फैलकर लिविंग रूम और बेडरूम की ओर बढ़ने लगे। अनन्या ने अपनी सांस रोक ली। उनके कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। जैसे ही सबसे पीछे वाला आदमी फ्रिज के पास से गुजरा, झपट अंधेरे में से अनन्या का हाथ निकला। उसने उस आदमी का मुंह बंद करते हुए एक ही समय में उसकी गर्दन के एक संवेदनशील हिस्से पर जोर से वार किया। वह आदमी बिना चीखे एक ससे हुए पेय की तरह गिर पचा। धम्म की आवाज सुनते ही आगे के 2 आदमी एक साथ पीछे मुड़े। वहां है फट फट साइलेंसर लगी पिस्तौल से 2 गोलियां चलीं। गोलियां फ्रिज के दरवाजे में ढंस गईं। अनन्या पहले ही वर्ष पर लूकक्कर खाने की मेमे के नीचे पहुंच चुकी थी। ढूंढो और मारो, वे एक दूसरे को चिल्लाते हुए घेरा कसने लगे। नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए लोगों के लिए अंधेरा कोई हथियार नहीं था। अनन्या एक नुकसान की स्थिति में थी, लेकिन यह उसका घर था। उसने मेज पर रखा एक कांच का फूलदान दूसरी तरफ की दीवार पर फेंका। धाम जैसे ही उन लोगों का ध्यान उस तरह गया, अनन्या मेज के नीचे से उछली। हिया एक चीख के साथ उसकी लात ने पास वाले आदमी की ठुड्डी पर वार किया। नाइट विजन गॉगल्स टूट गए और टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। आह! बचे हुए एक आदमी ने अपनी बंदूक घुमाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या बयादा तेज थी। उसने गिरते हुए आदमी को ढाल बनाकर गोली रोकी और पलक झपकते ही दूरी कम कर ली। चाजू हवा में लहराया। खन उसने छंजर से चाहू को रोका। एक चिंगारी निकली। ताहोत का मुकाबला। उस आदमी की ताहोत जबरदस्त थी। घायल अनन्या की बाह कांपने लगी। एक औरत होकर तुम काची हो, लेकिन बस यहीं तक। उस आदमी ने भद्दी मुस्कान के साथ अपने हंजर पर होड़ दिया। ब्लेड धीरे धीरे अनन्या की गर्दन की ओर बढ़ने लगा। पैरा एसएफ में अनन्या ने दांत भींचकर कहा, हम तांत से नहीं लादते, हम जिगरे से लादते हैं। उसने अचानक अपनी तांत छोड़ दी और पीछे की ओर झुक गई। संतुलन खोकर आगे की ओर झुके उस आदमी के सीने पर उसका घुटना एक तोप के गोले की तरह लगा। कराहा सांस रुकने से वह आदमी ललखछा गया। अनन्या ने इस मौजे को नहीं गंवाया और उसकी बाह मोकर उसे काबू कर लिया। कराहा सांस रुकने से वह आदमी 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 कराहा सांस रुकने की आवाज के साथ वह आदमी अर्श पर गिर पचा। उस स्थिति समाप्त। सिर्फ 3 मिनट में 3 पेशेवर हथियारे काबू में थे। अनन्या हाफते हुए अर्श पर बैठ गई। पट्टी के बीच से खून रिस रहा था। उसने गिरे हुए लोगों में से लीडर का नड़ाब उतारा। एक अनजान विदेशी भाई का सैनिक। तुम्हें किसने भेजा? अविनाश देशमुख ने। अनन्या ने चाहूं उसकी आंखों के सामने रखा। अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी? नहीं, लेकिन तुम्हारी मौत कम दर्दनाक होगी। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। भाजे का सैनिक डर से अपनी आंखें झपकाने लगा। सांसद के सहायक ने सीधा काम दिया था। बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड मेरे दोन में है। अनन्या ने उसकी जेब टटोलकर जोन निकाला। पासवर्ड लगा था, लेकिन उसकी उंगली से आसानी से खुल गया। उसमें साई का काम के नाम पर एक बड़ी राम का ट्रांसफर काली अनन्या सिंह की तस्वीर और दुर्घटना का रूप देना का निर्देश 7 लिखा था। पक्का हो गया। अनन्या ने फोन अपनी जेब में रख लिया और फिर बाहर इंतजार कर रहे स्पेशल टीम के लीडर को वायरलेस पर संपर्क किया। काम हो गया। अंदर आओ और इस कचरे को शांत करो और एक को हिंदा रखना गवाह के लिए। कुछ देर बाद रोशनी से जगमगाता क्वार्टर फिर से एक युद्ध का मैदान बन गया। स्पेशल टीम के जवान अंदर आए और अनन्या ने चून से सनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म उतारकर एक साच वर्दी पहन ली। उसने आईने में देखा। चेहरा बिगजा हुआ था और शरीर मीमी था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अब अविनाश देशमुख की गर्दन काटने वाला चाजू उसके हाथ में था। इंतहार करो, अविनाश देशमुख।
मैं तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए नरक में दावत दूंगी। सुबह 1 बजे अनन्या ने हेलीकॉप्टर बुलाया। मंठिल दिल्ली का संसद भवन नहीं थी, यह पास का एक कॉर्प्स मुख्यालय था, जहां अविनाश देशमुख कल सुबह सेना यूनिट के निरीक्षण के बहाने आने वाला था। वह दुश्मन को उसके ही घर में पकाने वाली थी। अगले दिन सुबह 10 बजे कॉर्प्स मुख्यालय का बाभा हॉल पत्रकारों और सेना के उच्च अधिकारियों से खचाखच भरा हुआ था। रक्षा समिति के सांसद अविनाश देशमुख का विशेष निरीक्षण और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन था। मंच पर अविनाश देशमुख एक गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था और उसके बगल में एक घबराया हुआ कॉर्प्स कमांडर बैठा था। अविनाश देशमुख ने माइक पकड़कर एक भावुक भाषण देना शुरू किया। सम्मानित देशवासियों, हाल ही में हमारी सेना के भीतर हुई अनुशासनहीनता और हिंसा की घटनाओं पर एक रक्षा समिति के सदस्य के रूप में मैं गहरा खेद व्यक्त करता हूं। 13वीं माउंटेन डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल अनन्या सिंह अपने कर्तव्य को भूलकर सेना के अनुशासन को भंग करने वाली एक बेशर्म अपराधी है। कैमरे के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। अविनाश देशमुख अपना तैयार किया हुआ भाषण पढ़ रहा था। मैं आज से मेजर जनरल सिंह की तत्काल बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करता हूं और अपना मानसिक मूल्यांकन आप पहले क्यों नहीं करवा लेते। अविनाश देशमुख की बात को काटते हुए हॉल के प्रवेश द्वार से एक ठंडी आवाज गूंजी। सभी की नजरें पीछे की ओर गईं। फुसफुसाहट के बीच भी में एक रास्ता बन गया। उस रास्ते के अंत में अनन्या सिंह खड़ी थी। उसका रूप चौंकाने वाला था। सिर पर पट्टी बंधी थी और वर्दी के कंधे पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। वह एक पैर से थोहा लंघा रही थी, लेकिन उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह भारों की सेना का नेतृत्व करने वाली एक जनरल हो। अनन्या सिंह, तुम यहां कैसे? अविनाश देशमुख घबराकर हकलाने लगा। उसे पिछली रात काम पूरा होने की रिपोर्ट तो नहीं मिली थी, लेकिन संपर्क टूट जाने के कारण उसने मान लिया था कि वे सफल हो गए होंगे। लेकिन वह हिंदा थी, और वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्यों? क्या मुझे एक लाश के रूप में मिलना चाहिए था और आप मेरे 2 पैरों पर चलकर आने से हैरान हैं? अनन्या तेजी से मंच पर चढ़ गई। सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक नजर से वे पीछे हट गए। उससे निकलने वाली जानलेवा ऊर्जा ने प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों को भी दबा दिया। यह क्या हो रहा है? इसे बाहर निकालो, तुरंत बाहर निकालो, अविनाश देशमुख चिल्लाया। लेकिन पत्रकार इस ब्रेकिंग न्यूज को छोड़ने के मूड में नहीं थे और उन्होंने अपने कैमरे अनन्या पर केंद्रित कर दिए। अनन्या ने अविनाश देशमुख के बगल में खड़े होकर माइक छीन लिया। पत्रकार मित्रों, मैं आपको सांसद देशमुख द्वारा बताई गई अनुशासनहीनता की सच्चाई बताती हूं, और यह भी कि पिछली रात मेरे क्वार्टर में क्या हुआ था। उसने अपनी जेब से कोन निकालकर माइक के पास रखकर एक रिकॉर्डिंग चलाई। सांसद के सहायक ने सीधा काम दिया था। बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड। दुर्घटना का रूप देकर सांसद सुथरा काम करना है। हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अविनाश देशमुख की आवाज और भांजे के सैनिक की हत्या की साजिश कबूल करने वाली, देशमुख की आवाज आय की भामत करने वाली की आवाज स्पीकर से साथ साथ गूंज रही थी। ये है बूजरी है, ये डीप टेक है, यह औरत पागल हो गई है और मनगंत कहानियां बना रही है। अविनाश देशमुख पसीने से तरबतर होकर चिल्लाया। ररी, अनन्या ने इशारा किया। हॉल का दरवाजा खुला और मिलिट्री पुलिस के साथ व्हील चेयर पर एक आदमी अंदर आया। यह वही भांजे का सैनिक था जिसे पिछली रात अनन्या ने काबू किया था और जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे। और उसके पीछे केंद्रीय जांच इकाई के जांचकर्ता अंदर आए। सांसद अविनाश देशमुख, आपके हिलाज हत्या की साजिश और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। जांच प्रमुख ने वारंट दिखाया। यह नहीं हो सकता। मैं कौन हूं तुम जानते नहीं? मैं अगला मंत्री हूं। मैं तुम सबको मरवा दूंगा। अविनाश देशमुख मंच से नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसका रास्ता रोक लिया। भागने की कोई जगह नहीं है अविनाश देशमुख, अनन्या ने उसकी आंखों में सीधे देखा। जिस दिन तुमने सेना को, सैनिकों को अपनी कमाई का भीरिया समझा, उसी दिन तुम्हारी इस्मत तय हो गई थी। सैनिक देश की रक्षा करने वाली तलवार हैं, चोरों की रक्षा करने वाली ढाल नहीं। हटो हटो पागल औरत! अविनाश देशमुख ने अनन्या को धक्का देने की कोशिश की। उसी पल
अनन्या का हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया और उसने अविनाश देशमुख की कलाई मोक कर उसे जमीन पर पटक दिया। आह एक चीख के साथ अविनाश देशमुख का चेहरा हॉल के अर्श से टकराया। 2 सितारों वाली एक मेजर जनरल एक सांसद को काबू कर रही थी। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व दृश्य। यह मेरे उन जवानों की कीमत है जिन्हें तुमने ठंड में कांपने पर मजबूर किया और एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया। अनन्या ने अविनाश देशमुख के कान में धीरे से फुसफुसाया। जिंदगी भर जेल में साधते हुए याद रखना कि त्रिशूल डिवीजन में एक काली रहती है। जीजन में जांचकर्ताओं ने दौड़कर अविनाश देशमुख को हथकड़ी पहना दी। पत्रकार पागलों की तरह जोटो खींच रहे थे। भ्रष्ट सांसद का पतन। महिला जनरल अनन्या सिंह ने न्याय दिलाया। कल सुबह के अखबारों की सुर्खियां पहले ही तय हो चुकी थीं। स्थिति संभलने के बाद अनन्या मंच से नीचे उतरी। कॉर्प्स कमांडर ने आकर ऑकवर्डली हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक हल्की सी गर्दन झुकाकर अभिवादन किया और आगे भाग गई। उसके लिए खोखले सम्मान का कोई मतलब नहीं था। हॉल से बाहर निकलते ही बसंत की तेज धूप उस पर पड़ी। लेह की लंबी सर्दियां आखिरकार खत्म हो रही थीं। एक हफ्ते बाद 13वीं माउंटेन डिवीजन का परेड ग्राउंड। गर्म हवा बह रही थी और परेड ग्राउंड के एक कोने में पीले फूल खिलने लगे थे। अनन्या अपने दफ्तर की खिड़की पर खड़ी होकर यूनिट के शांतिपूर्ण दृश्य को देख रही थी। उसकी हालत में काई सुधार हो गया था। पट्टी खुल गई थी, लेकिन माथे पर एक मेडल की तरह एक हल्का सा निशान रह गया था। मैम, चाय लीजिए। सेक्रेटरी ने आकर चाय का कप रखा। अनन्या ने कप उठाकर सुगंध ली। चीनी नहीं डाली है, आपके स्वाद के अनुसार। अच्छा है, अनन्या मुस्कुराए। तभी बाहर से एक जोरदार नारे की आवाज आई। त्रिशूल, त्रिशूल, जिंदाबाद। सैनिक दौड़ लगा रहे थे। उनके चेहरों पर अब थकावट और डर नहीं था। यह ऊर्जावान, हिंदा दिल, असली सैनिकों का चेहरा था। कतार में सबसे आगे नारे लगाता हुआ सिपाही रमेश भी दिखाई दे रहा था। अनन्या ने खिड़की खोली। बसंत की हवा आकर उसके बालों को बिखेर गई। पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। अविनाश देशमुख और हर्षवर्धन राठौड़ का गिरोह पूरी तरह से नष्ट हो गया था और डिवीजन के भीतर का भ्रष्टाचार जद से उखाड़ दिया गया था। लोग उसे काली कहते थे, लेकिन अब उस उपनाम में डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान था। खटखट, अंदर आओ। ऑपरेशन ची अंदर आया। वह एक नया, सक्षम और ईमानदार अधिकारी था। मैम, दोपहर के कार्यक्रम में नई भर्ती की पासिंग आउट परेड में शामिल होना है। हाँ, चलना है अपने नए बच्चों को देखने। अनन्या ने अपनी पीक कैप पहनी। उस पर लगे 2 सितारे धूप में चमक रहे थे। वह अपनी जगह से उठते हुए मेज पर रखे एक जोटो रैम को देखा। यह पैरा एसएफ के दिनों की उसके दोस्तों के साथ एक पुरानी तस्वीर थी। देख रहे हो, मैं ठीक कर रही हूं, है ना? उसने मन ही मन अपने सीनियर से पूछा। तस्वीर में सीनियर अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुरा रहा था। अनन्या दफ्तर से बाहर निकली। गलियारे में चलते हुए उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। टक टक। मुख्यालय की इमारत से बाहर निकलते ही कतार में खड़े स्टाफ और सैनिकों ने एक साथ सलामी दी। यूनिट सावधान। डिवीजन कमांडर को सलामी शस्त्र। अनन्या ने उनकी आंखों में एक एक करके देखते हुए सलामी का जवाब दिया। त्रिशूल। वह अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे उस पर विश्वास करने वाले और उसका अनुसरण करने वाले हारों त्रिशूल के सैनिक थे। कोई भी बाहरी तूफान आए, कोई भी दुश्मन हमला करे, वह हिलेगी नहीं। वह भारत की सबसे आगे की सीमा की रक्षा करने वाली 13वीं माउंटेन डिवीजन की कमांडर अनन्या सिंह थी। अनन्या जीप में बैठी। गाजी ने चलते हुए धूल उड़ाई, लेकिन उसके पीछे दिखाई देने वाला लेह का आसमान पहले से कहीं ज्यादा साफ और नीला था। एक किंवदंती की शुरुआत हो चुकी थी और वह किंवदंती सैनिकों की जुबान से एक दूसरे तक पहुंचते हुए हमेशा इस धरती की रक्षा करेगी।